देखिए, हम लोग जो है वो आज डिस्कस करेंगे बिहार बजट के बारे में। ठीक है, बिहार बजट एक बार हम लोग पहले भी बहुत डेप्थ में डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया होगा उन लोगों को शायद याद होगा कि हम लोग इंटरव्यू के टाइम में एक बहुत हॉलिस्टिक डिस्कशन हम लोगों ने बिहार बजट पे किया था, है ना। तो आज हम लोग फिर से एक बार डिस्कस करेंगे बिहार बजट के बारे में। मैं आपको बता देता हूँ कि इस सेशन में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे और कैसे बिहार बजट को अप्रोच करेंगे। इसको हम लोग दो पार्ट में अप्रोच करेंगे बिहार बजट को। एक पार्ट में हम लोग सबसे पहले बजट के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि बजट क्या है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसमें, है ना। पूरा हॉलिस्टिक डिस्कशन बजट के बारे में हम लोग करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है उसका, है ना। स्टेट गवर्नमेंट बजट जो है वो कैसे प्रिपेयर करती है, इन सब के बारे में भी हमें एक हॉलिस्टिक आइडिया होना चाहिए। तो थोड़ा सा पहले स्टैटिक पोर्शन डिस्कस कर लेंगे हम लोग बजट का। एक बार हमारा जब वो वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग इस बार का जो बजट है उसके बेसिक डेटा और फैक्ट्स के ऊपर चर्चा करना स्टार्ट करेंगे कि किस, है ना, किस मद में कितना रुपया जो है वो एलोकेट किया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ताकि हमारा स्टैटिक वाला पोर्शन और जो हमारा करंट वाला, मतलब इस बार वाला जो बजट है, वो दोनों ही जो है वो हमारा कवर हो जाए। आई होप इट इज क्लियर, है ना। तो मेरा आवाज जो है वो क्लियरली आप लोग को सुनाई दे रहा है और मेरा स्क्रीन जो है वो विजिबल है। तो एक बार बस आप लोग ये कंफर्म यस कर सर। लीजिए। ठीक यस है, सर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिहार बजट को हम लोग जो है वो पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग जो है वो इसके स्टैटिक पोर्शन के बारे में जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बजट जो है वो आखिर होता क्या है और कैसे कैसे जो है वो हम लोग इसको, है ना, डील करते हैं। कैसे जो है वो हम लोग बजट के बारे में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस है, इन सब के बारे में जो है वो हम लोग एक बार अच्छे से हॉलिस्टिकली जो है वो पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो बजट है ना, बजट शब्द का उल्लेख हमारे कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ना। बेसिकली बजट किसको बोलते हैं हम लोग, है ना। बजट क्या है हमें पता है। बजट क्या है कि बजट जो है वो हमारा विजन है ना। किसी भी रूलिंग गवर्नमेंट का जो विजन है, मतलब आगे आने वाले एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट जो है वो किस कौन कौन से कैटेगरीज में कितना खर्च या एक्सपेंस करना चाहती है, उसका विजन जो है वो क्या होता है, बजट होता है। जबकि जो दूसरा डॉक्यूमेंट आता है हमारे पास, जिसको भी हम लोग पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सर्वे, है ना। इकोनॉमिक सर्वे, तो इकोनॉमिक सर्वे क्या है, बेसिकली ये रिपोर्ट कार्ड है ना। ये क्या है, तो रिपोर्ट कार्ड है। दोनों में बस बेसिक डिफरेंस जो है वो हमारे लिए यही है कि बजट हमारे लिए क्या प्रस्तुत करता है, इट इज द बेसिस ऑफ गवर्नेंस फाइनेंशियल फंक्शनिंग, है ना। ये क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इट इज बेसिस ऑफ गवर्नमेंट्स, ठीक है, गवर्नमेंट का फाइनेंशियल फंक्शनिंग, कि कैसे कोई सरकार जो है वो आगे अपने लक्ष्यों के ऊपर काम करेगी, उसको तय करने का तरीका ही क्या होता है, तो बजट होता है। नहीं, हमें पता है कि बजट वर्ड जो है इसका उल्लेख कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है ना। और इसके बदले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा वर्ड यूज किया गया है, तो एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। ये हम लोग जानते हैं, एनुअल फिनेंशियल कौन सा है ना वर्ड है, तो स्टेटमेंट। ठीक है, अब जो स्टेट बजट है हमारा, क्योंकि हम लोग तो बिहार बजट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्टेट बजट जो है वो इसके बारे में आर्टिकल 202 में मेंशन किया गया है ना। ये 202 में क्या लिखा हुआ है कि ये स्टेट गवर्नमेंट का, कोई किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। कौन सा ऑब्लिगेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, कि वो क्या करे, हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए एक, है ना, खांचा तैयार करे और उस स्टेटमेंट को प्रेजेंट करे लेजिस्लेचर में। ये बात जो है वो लिखा हुआ है किसमें, आर्टिकल 202 में। ठीक है, तो इसके बारे में जो है वो हमें ध्यान रखना है। अब ये फाइनेंशियल ईयर जो है वो हम लोग कब से कब तक कैलकुलेट करते हैं, तो ये भी आपको पता है कि 1 अप्रैल से ये स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को जो है वो ये क्या होता है, तो समाप्त हो जाता है ना, फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद आपको पता है कि जो बजट है इसको हम लोग अलग अलग अकाउंट्स में जो है वो क्लासिफाई करके हम लोग पढ़ते हैं, है ना। मतलब कि कोई भी सरकार होती है तो उसके पास डिफरेंट अकाउंट्स या डिफरेंट क्या होते हैं, तो फंड होते हैं, है ना। सिमिलरली जैसे बिहार गवर्नमेंट है, तो बिहार गवर्नमेंट के पास भी कितने अकाउंट्स या फंड्स हैं, तो 3 फंड्स हैं, जो हम लोग सेंटर के माध्यम से भी हम लोग समझते हैं। पहला फंड जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कंसोलिडेटेड, है ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। तो बिहार हम लोग पढ़ रहे हैं तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ बिहार लिख सकते हैं। दूसरा जो फंड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कंसोलिडेटेड, सॉरी, कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट, है ना। क्या लिखते हैं, तो कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट होता है, कंटिजेंसी, है ना, कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट। कंटिजेंसी तो फंड ऑफ, यहाँ पे हम लोग बिहार लिख सकते हैं। और तीसरा क्या होता है, तो पब्लिक अकाउंट, है ना। क्या होता है, पब्लिक अकाउंट, है ना, पब्लिक अकाउंट ऑफ क्या लिख सकते हैं, तो बिहार। तीनों में क्या डिफरेंस है ये आप लोग को पता होना चाहिए, है ना। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ बिहार मतलब क्या हुआ, कि जितने भी रिसीट्स होंगे, मतलब पैसा जितना भी आएगा
स्टेट गवर्नमेंट के पास, और जितना एक्सपेंडिचर होगा, मतलब डिसबर्समेंट होगा, जितना भी एक्सपेंडिचर होगा, वो सब जो है वो किससे होगा, तो आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ बिहार से होगा, या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ उस पर्टिकुलर स्टेट से होगा, है ना। और ये मेन ट्रेजरी की तरह सर्व करता है, मतलब किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का यदि आपसे पूछा जाए कि मेन ट्रेजरी कौन सा है, तो हम लोग बोलेंगे कंसोलिडेटेड फंड होगा, है ना। इसमें से यदि इस कंसोलिडेटेड फंड से यदि 1 रुपया का भी यदि डिसबर्समेंट करना है, तो उसके लिए लेजिस्लेचर का अप्रूवल लेना जरूरी है। बिना लेजिस्लेचर के अप्रूवल से हम इसमें से 1 भी रुपया जो है वो निकाल नहीं सकते हैं, है ना। दूसरा आता है हमारे पास कंटिंजेंसी फंड ऑफ बिहार या कंटिंजेंसी फंड ऑफ स्टेट। तो ये कंटिंजेंसी नाम ही से क्लियर है कि इसको हम लोग यूज करते हैं कब, सडन ट्रबल्स के लिए, है ना। जब हमारे पास इमरजेंसी जैसा सिचुएशन होता है, फॉर एग्जांपल स्टेट में क्या इमरजेंसी जैसा सिचुएशन होगा, नेचुरल डिजास्टर आ गया, है ना, फ्लड हो गया या कोई भी डिजास्टर आ गया, तो उस समय हम लोग जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं कंटिंजेंसी फंड का। कंटिंजेंसी फंड जो है वो कौन अपने पास रखता है, किसके पास होता है, तो इट रिमेन्स एट द डिस्पोजल ऑफ गवर्नर। ठीक है, रिमेन्स एट द डिस्पोजल ऑफ, किसके डिस्पोजल पे, है ना, डिस्पोजल ऑफ क्या लिखते हैं, तो डिस्पोजल ऑफ गवर्नर। तो जो स्टेट के गवर्नर होंगे उनके डिस्पोजल पर ये जो है वो डिपेंड करता है कंटिंजेंसी फंड ऑफ बिहार। कंटिंजेंसी फंड में परमानेंट कॉर्पस जो है वो 350 करोड़ रुपया का जो है वो निश्चित है, मिनिमम इतना रुपया तो आपको रखना ही रखना है। मतलब आपका ट्रेजरी कितना भी खाली हो जाए, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि इसमें से पैसा निकाल के आप अपने कंसोलिडेटेड फंड में जो है वो डाल लिए। इसको आपको सडन ट्रबल्स के लिए मिनिमम 350 करोड़ रुपीस जो है वो आपको इसमें रखना ही रखना है, ठीक है। इसमें कोई जो है वो, है ना, कटौती आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक स्पेशल प्रोविजन भी होता है ना। इसमें क्या स्पेशल प्रोविजन होता है, इसमें स्पेशल प्रोविजन होता है कि जो 1/3, 1/3 जो अमाउंट है वो फिक्स रहता है इसमें डिजास्टर के लिए। डिजास्टर, है ना, इसको हम लोग सडन ट्रबल्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन सडन ट्रबल्स में जितना भी पैसा होगा उसमें 1/3 ऑफ द अमाउंट आपको रिजर्व रखना है, किसके लिए, तो है ना, डिजास्टर्स के लिए। बेसिकली जो नेचुरल कैलामिटीज होते हैं या डिजास्टर्स होते हैं, तो उसके लिए आपको 1/3 ऑफ द अमाउंट को, है ना, सेव करके जो है वो रखना ही रखना है। तीसरा फंड जो हमारे पास होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ बिहार, है ना। तो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ बिहार में क्या हो गया कि कोई भी स्टेट जो है ना वो बैंकर के रूप में काम करती है। इस फंड में बैंकर के रूप में कैसे काम करती है, तो इस फंड में सभी व्यक्ति का पब्लिक मनी जो है वो स्टोर्ड होता है। पब्लिक मनी कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि किसी का पीएफ है ना, प्रोविडेंट फंड, ठीक है, किसी का सेविंग्स है ना, छोटा मोटा सेविंग्स हो गया, स्मॉल सेविंग्स, तो ये सब सारा जो है वो किस में स्टोर होता है, तो आपके पब्लिक अकाउंट ऑफ बिहार में अप्रूव, है ना, स्टोर होता है। इसको निकालने के लिए क्या किसी लेजिस्लेटिव अप्रूवल की जरूरत होती है, तो नहीं, है ना। हम लोग बोलेंगे कि नो लेजिस्लेटिव अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, ठीक है, कोई भी नो लेजिस्लेटिव, ठीक है, नो अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है, नो अप्रूवल ऑफ क्या लिखते हैं, तो लेजिस्लेटिव इज रिक्वायर्ड, इसमें से पैसे जो है वो निकालने के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पैसा जो है वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसका है, तो ये पब्लिक अकाउंट का है। तो ये तीन फंड में ही जो है वो हमारा पैसा क्या होता है, तो स्टोर होता है। तो जब भी हम लोग बजट के बारे में चर्चा करते हैं, जब भी हम लोग बजट के बारे में चर्चा करते हैं, तो बजट के बारे में चर्चा करना मतलब कि हमें कंसोलिडेटेड फंड के बारे में जो है वो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि सारा पैसा हम लोग देखें, चाहे वो रिसीट हो, है ना, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो, वो किस में जा रहा है, तो कंसोलिडेटेड फंड में जाता है ना। तो हम लोग कंसोलिडेटेड फंड को हम लोग जो है वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला कौन सा पार्ट हो सकता है, रिसीट्स की जो पैसा आएगा। दूसरा कौन सा पार्ट हो सकता है, तो डिसबर्समेंट, ठीक है, क्या लिखते हैं, डिसबर्समेंट, मतलब जो पैसा इसमें से निकलेगा। तो जो रिसीट होता है वो है बेसिकली स्रोत, इनकम का स्रोत सरकार के लिए। तो सरकार के लिए इनकम का स्रोत क्या सब हो सकता है, सबसे पहला हो सकता है टैक्स, है ना, टैक्स रेवेन्यू, क्या बोलते हैं, टैक्स रेवेन्यू। मतलब टैक्स से जो है वो पैसे सरकार कमा सकती है। जैसे स्टेट का अपना खुद का टैक्स हो सकता है, सेंटर के टैक्स में जो है वो स्टेट का शेयरिंग हो सकता है ना। तो ये सब सारा टैक्स रेवेन्यू के कैटेगरी में आता है, तो ये रिसीप्ट्स में आएगा। दूसरा और क्या हो सकता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू हो सकता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब कि जो डायरेक्टली टैक्स से नहीं आता हो, है ना, जो किससे आता हो, जैसे किसी चीज के फीस से आता हो। जैसे आप जमीन रजिस्ट्री कराने जाते हैं, है ना, तो आप वहां पर क्या करते हैं, कुछ फीस भरते हैं, है ना। या फिर आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उसके लिए आप कुछ फीस भरते हैं, ठीक है। टैक्स देते हैं लेकिन अलग से आप जो है वो, है ना, फीस भरते हैं। उसके अलावा क्या हो सकता है, फाइन, है ना। जैसे बिजली बिल यदि कोई व्यक्ति 2 साल से जमा नहीं किया है, तो उसके ऊपर जो है वो टेलीस्कोपिक, आजकल बिहार सरकार में क्या हो गया है,
टेलीस्कोपिक मेथड ऑफ डैमेज रेंट लगता है ना। टेलीस्कोपिक मेथड ऑफ डैमेज रेंट, पहले ये टेलीस्कोपिक मेथड नहीं था डैमेज रेंट का, पहले क्या था, डैमेज रेंट मतलब क्या हो गया, फाइन, मतलब लेट फी को ही अब नाम चेंज करके डैमेज रेंट कर दिया गया, डीआर बोलते हैं इसको। तो टेलीस्कोपिक मेथड में क्या होता है कि पहले महीना फिक्स है कि आपको 50 रुपया, मान लीजिए 50 रुपया जो है वो आपको फाइन लगेगा। दूसरे महीना क्या हो गया कि जो प्रिंसिपल है उसमें 50 रुपया जोड़ के उसका और कुछ परसेंटेज उसमें ऐड हो जाएगा। तीसरे महीना फिर जो दूसरे महीना का फाइन था वो भी ऐड हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं टेलीस्कोपिक मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डैमेज रेंट। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आपका फीस आएगा, है ना, आपका क्या आएगा, तो आपका फाइन्स आएगा, आपका इंटरेस्ट आएगा, है ना, इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, ये सब सारा किस में आता है, तो आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। तीसरा जो रिसीट होता है वो रिसीट कौन सा होता है, ग्रांट्स, है ना, क्या होता है, ग्रांट्स, ठीक है, जिसको हम लोग अनुदान बोलते हैं। तो ये ग्रांट्स इन एड जो है वो मिलता है सरकार को, बेसिकली असिस्टेंस ये होता है, एक तरह से हेल्प हो गया, है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है ना, असिस्टेंस फ्रॉम, है ना, फ्रॉम क्या लिख सकते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मनरेगा था पहले, अब उसको नाम बदल के वीवी जी राम जी कर दिया गया, तो उस पर बहुत बहस छिड़ा, है ना, छिड़ गया था, आप लोग पढ़े भी होंगे कि मनरेगा में जो सारी लाइबिलिटी थी वो किसकी थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट फुल फ्लेज जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती थी, लेकिन अब जो है वो, है ना, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट से जो जितने भी ग्रांट्स आते हैं वो सारे ग्रांट्स जो है वो इसमें आ जाते हैं। तो ये रिसीट्स होता है, रिसीट्स को हम लोग बोलचाल की भाषा में रेवेन्यू भी बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, रेवेन्यू अकाउंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू अकाउंट। दूसरा जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो डिसबर्समेंट्स। डिसबर्समेंट्स मतलब कि पैसा जो आया है उसको सरकार कहाँ खर्च करेगी। तो ये जो रिसीट है, इस रिसीट का बजट से लेना देना है, लेकिन सबसे ज्यादा हमें बजट में जब हम लोग डिस्कस करते हैं बजट को, तो हम लोग किसके बारे में डिस्कस करते हैं, डिसबर्समेंट के बारे में, कि सरकार शिक्षा के ऊपर कितना खर्च करना चाहती है, स्वास्थ्य के ऊपर कितना खर्च करना चाहती है ना, ठीक है, सड़क और एवं परिवहन के ऊपर कितना खर्च करना चाहती है। तो ये सारा किस में आएगा, डिसबर्समेंट में। तो डिसबर्समेंट में क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका जनरल सर्विसेज, क्या आता है, जनरल सर्विसेज, ठीक है, जनरल सर्विसेज। जनरल सर्विसेज में क्या सब आ गया, जैसे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जस्टिस, ठीक है, जुडिशरी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जस्टिस, ये सब सारा जो है वो किस में आता है, तो जनरल सर्विसेज में आता है, इस पे सरकार का खर्च हो रहा है। दूसरा जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल सर्विसेज, क्या बोलते हैं, सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज में क्या सब आता है, जैसे एजुकेशन हो गया आपका, है ना, एजुकेशन हो गया, उसके बाद क्या हो गया आपका, हेल्थ हो गया, है ना, क्या हो गया, हेल्थ हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, इंडस्ट्री हो गया, जैसे, है ना, इंडस्ट्री हो गया, ये सब सारा किस में आता है, तो आपका सोशल सर्विसेज में आता है ना। उसके बाद और क्या आता है, तीसरे नंबर पे आता है जैसे इकोनॉमिक सर्विसेज, है ना, क्या आता है, इकोनॉमिक सर्विसेज, क्या आता है, इकोनॉमिक सर्विसेज। इकोनॉमिक सर्विसेज में क्या सब आता है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया आपका, है ना, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, है ना, क्या हो गया, इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, एनर्जी हो गया, एनर्जी सेक्टर को स्ट्रेंथन करना, ठीक है, उसके बाद और क्या हो गया, टूरिज्म हो गया, है ना, टूरिज्म हो गया। तो ये सब सारा किस में आता है, तो आपका इकोनॉमिक सर्विसेज में आता है। उसके बाद और क्या हो सकता है, तो ग्रांट्स, ठीक है। अब देखिए डिसबर्समेंट में भी ग्रांट्स आ सकता है, एक बार, है ना, किसी क्वेश्चन में पूछ दिया गया कि क्या बजट में डिसबर्समेंट में निम्नलिखित में से कौन से फैक्टर्स जो है वो नहीं इंक्लूडेड है। तो बहुत सारे लोगों ने उसमें ग्रांट्स जो है वो टिक कर दिया। ग्रांट्स सब लोगों को लगता है जनरली कि ग्रांट्स इन एड जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू में या रिसीट में इंक्लूडेड है, नहीं, ऐसा नहीं है ना। डिसबर्समेंट जब हो रहा है बजट का या एक्सपेंडिचर हो रहा है तो उसमें भी ग्रांट्स इंक्लूडेड हो सकता है। ग्रांट्स किसका, तो जैसे ग्रांट्स टू लोकल बॉडीज, है ना, ग्रांट्स टू क्या हो सकता है, तो लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज में क्या सब आता है आपको पता है, जैसे पंचायती राज हो गया और म्यूनिसिपैलिटी हो गया, म्यूनिसिपैलिटीज हो गया। तो ये सारे डिसबर्समेंट जो है वो किस में आते हैं, तो आपके बजट में आते हैं, है ना। तो ये बेसिक पॉइंट्स जो है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है वो बेसिक प्रोविजन ऑफ द बजट, जो हमारा बजट है उसको हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही हम लोग जैसे फंड के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो जब हम लोग फंड के बारे में डिस्कस करते हैं तो ये जो आपका अकाउंट है, मतलब कंसोलिडेटेड फंड है ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट यदि हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से पैसा निकालने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस है ना। वो प्रोसेस कहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, है ना, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। चार्ज्ड एक्सपेंडिचर मतलब कि ये जो चार आप अलग अलग सेक्टर देखे,
है ना, जनरल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, है ना, इकोनॉमिक सर्विसेज, ग्रांट, इन सब में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए या फिर पैसा डिसबर्स करने के लिए कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना पड़ेगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, तो चार्ज एक्सपेंडिचर। और ये चार्ज एक्सपेंडिचर के बारे में किसमें, आर्टिकल 150 में जो है वो आपके संविधान के, है ना, डिस्कस किया गया है डेप्थ में। ठीक है, कि जैसे सैलरी और अलाउंस ऑफ द गवर्नर होगा, सैलरी अलाउंस ऑफ द स्पीकर होगा, डिप्टी स्पीकर होगा, इंटरेस्ट होगा, है ना, पेमेंट होगा, ये सब सारा किस में आता है, तो बेसिकली चार्ज एक्सपेंडिचर में आता है। एक तरीका तो ये है पैसा निकालने का। दूसरा तरीका क्या होता है, डिमांड फॉर द ग्रांट्स। ठीक है, क्या होता है, डिमांड फॉर ग्रांट्स। ठीक है, कि ग्रांट्स के लिए जो है वो क्या करेंगे, तो हम डिमांड डालेंगे। ये किस में आता है, आपको ये सब याद रखना है, किस किस आर्टिकल में आता है। तो आर्टिकल 203 में जो है वो डिमांड फॉर द ग्रांट्स आता है। बेसिकली डिमांड्स फॉर द ग्रांट मतलब क्या हो गया, कि कोई भी हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो वो किस में आता है, डिमांड फॉर द ग्रांट्स में आता है ना। ठीक है, तो ये दो पॉइंट जो है वो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो पैसा जो है वो निकाल सकते हैं। अब दो टर्म आपको और दिखेगा बजट में जब हम लोग बजट को और आगे पढ़ेंगे। एक जिसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू सरप्लस, क्या बोलते हैं, रेवेन्यू सरप्लस, है ना, सरप्लस। और दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू डिफिसिट, क्या बोलते हैं, रेवेन्यू डिफिसिट। रेवेन्यू सरप्लस मतलब क्या होता है, कि यदि हमारा एक्सपेंडिचर कम हो और रेवेन्यू रिसीट क्या हो, तो ज्यादा हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सरकार जो है वो रेवेन्यू सरप्लस में चल रही है ना, मतलब अर्निंग ज्यादा है और हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है, तो कम है। सिमिलरली रेवेन्यू डिफिसिट मतलब क्या हो गया, कि हमारा अर्निंग कम हो और एक्सपेंडिचर क्या हो गया, तो हमारा ज्यादा हो गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, तो हमारे बजट में इशू है और हम लोग इसको बोलते हैं क्या चीज की, रेवेन्यू डिफिसिट चल रहा है ना, क्या बोलते हैं कि रेवेन्यू जो है वो डिफिसिट चल रहा है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स यदि आपको ध्यान रहेगा तो आपका काम जो है वो बजट का हो जाएगा। अच्छा, एक और कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वो और याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे सबसे पहले बिहार जो है वो जेंडर बजट कब से स्टार्ट किया था, ये भी प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। तो जेंडर बजट सबसे पहले 2008-9 से जो है वो शुरू किया गया था, है ना। इसमें वुमेन के डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिकली एजुकेशन, हेल्थ, इन सब में जो है वो, है ना, खर्च करना जो है वो बिहार सरकार ने शुरू किया था। उसके बाद जो है वो ग्रीन बजट कब से स्टार्ट किया था, ये भी जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ग्रीन बजट जो है वो 2020-21 से जो है वो शुरू किया गया था, है ना। इसमें हम लोग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो है वो बजट एलोकेशन करने का प्रयास करते हैं, जिसमें इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज जो है वो उसको एड्रेस करते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद तीसरा चाइल्ड बजट जो है वो कब से शुरू किया गया था, है ना। चाइल्ड बजट जो है वो कब से शुरू किया गया था, तो ये 2013-14 से जो है वो, सॉरी, 2013-14 से जो है वो आपका चाइल्ड बजट शुरू किया गया था। इसमें वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन के ऊपर जो है वो फोकस किया गया बहुत ज्यादा। अभी जैसे 70th पीएससी का रिजल्ट आया है, तो उसमें देखे होंगे एक पोस्ट है, एडिशनल डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, सीपीयू, है ना। तो ये बनाया गया पोस्ट स्पेसिफिकली किसके लिए, है ना, चाइल्ड के प्रोटेक्शन के लिए, एडिशनल डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। तो ये 2013-14 के बाद से ही जो है वो स्टार्ट हुआ है। इसमें और क्या होता है कि चाइल्ड बजट को फॉर्मुलेट करने के साथ साथ इसमें हम लोग, पूछा जाएगा आपसे कि किसका सहयोग लेते हैं, तो इसमें आपको नाम याद रखना है, हम लोग यूनिसेफ के सहयोग से चाइल्ड बजट जो है वो प्रिपेयर करते हैं, यूनिसेफ और एडीआरआई, है ना। किसके सहयोग से, यूनिसेफ और एडीआरआई से। ठीक है, तो ये चाइल्ड बजट जो है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये तीन अलग अलग बजट कब शुरू हुए थे और इसका उद्देश्य क्या है, ये भी जो है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, एक और पॉइंट जो है वो इसमें हम लोग ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा फाइनेंस कमीशन के बारे में भी जो है वो चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो जो है वो हमारा ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा एक तरह से स्टैटिक पोर्शन। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में आप लोग जानते हैं कि फाइनेंस कमीशन जो है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 280 में है। कहां पर है, आर्टिकल, है ना, आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में लिखा हुआ है। और फाइनेंस कमीशन को बनाया गया था किसके बाद, तो फाइनेंस, है ना, फाइनेंस कमीशन एक्ट आया था। कब आया था, फाइनेंस कमीशन एक्ट आया था 1951 में, 1951 में फाइनेंस कमीशन एक्ट आया था। उसके बाद फाइनेंस कमीशन की गठन की गई थी। अभी जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है वो 16th फाइनेंस कमीशन चल रहा है हमारा, है ना। और इसके जो चेयर पर्सन है, इसके चेयर पर्सन जो है ना, चेयर पर्सन, अब हम लोग चेयरमैन नहीं बोलते हैं, थोड़ा जनरल न्यूट्रल टर्म यूज करते हैं। तो इसके जो चेयर पर्सन है वो कौन है, तो डॉक्टर अरविंद पनघड़िया जी हैं, है ना। कौन है, डॉक्टर अरविंद पनघड़िया है ना, पनघड़िया है, पनघड़िया जी हैं, डॉक्टर अरविंद पनघड़िया, है ना। ये पहले क्या थे, आप लोग को याद होगा, तो वाइस चेयर पर्सन थे नीति आयोग के, है ना। वाइस चेयर पर्सन थे, वाइस चेयर पर्सन थे कहाँ के, तो नीति, है ना, नीति आयोग के, नीति आयोग के वाइस चेयर पर्सन थे। उसके बाद आपको याद रखना है कि सेक्रेटरी कौन है अभी 16th फाइनेंस कमीशन के, तो श्री ऋत्विक पांडे जी हैं, है ना। कौन है, तो श्री ऋत्विक, ठीक है, ऋत्विक पांडे जी हैं, श्री ऋत्विक पांडे, है ना, श्री ऋत्विक पांडे जी हैं। उसके बाद और कौन, आपको और क्या क्या याद रखना है, तो फाइनेंस कमीशन का जो है वो ड्यूरेशन
ड्यूरेशन कितने दिन का होता है ना। तो फाइनेंस कमीशन का ड्यूरेशन कितने दिन का होता है, 5 साल का, 5 ईयर्स का, है ना, 5 ईयर्स का होता है। और अभी जो फाइनेंस कमीशन है वो कब से स्टार्ट किया अपना काम, तो 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट किया इन्होंने, है ना। इसका फंक्शन क्या होता है आपको पता है, इसका फंक्शन क्या होता है फाइनेंस कमीशन का, तो सबसे पहला इसका फंक्शन होता है शेयरिंग करना। किस चीज का शेयरिंग करना, तो टैक्स मनी का, जो पैसा कलेक्ट हुआ है टैक्स के बाद, है ना, उसका शेयरिंग करना किसके किसके बीच में, तो सेंटर और स्टेट्स के बीच में। पहला काम तो ये होता है इसका। दूसरा काम इसका क्या होता है, दूसरा काम इसका होता है कि ग्रांट इन एड जो दिया जा रहा है, वो ग्रांट इन एड कितना मिलेगा किस स्टेट को, उसके बारे में डिस्कस करना। और तीसरा, किसी स्टेट का फिनेंशियल, यदि किसी स्टेट का फिनेंशियल कंडीशन खराब है ना, तो उसको इम्प्रूव करना, स्टेट फिनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करना, है ना, स्टेट फिनेंशियल कंडीशन को क्या करना है, तो इम्प्रूव करना है। तो ये काम जो है वो बेसिकली, है ना, कौन करती है, तो है ना, कौन करती है, तो फाइनेंस कमीशन जो है वो आपका करती है, ठीक है। तो इतना सारा पॉइंट जो है वो आपको ध्यान रखना है। अब ये स्टेट फाइनेंस कमीशन कैसे इंप्रूव करती है, यदि थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लें, तो इसके लिए एक एक्ट है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं FRBM एक्ट, है ना, फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट बोलते हैं इसको हम लोग, है ना, फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये एक्ट कब का है आपका, 2006 का, है ना, कब का है आपका, 2006 का ये एक्ट है। इस एक्ट में क्या दिया गया है, इस एक्ट में चार तरह की चीजों के ऊपर जो है वो डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहला, कि कोई स्टेट अपने यहाँ फिनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन कर सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं FRBM एक्ट। अभी कुछ दिन पहले न्यूज में यदि आप लोग सुने होंगे, तो हिमाचल प्रदेश में जो है ना वो ट्रेजरी में बहुत ज्यादा क्राइसिस चल रहा है, यदि आप लोग देखे होंगे तो। और उसने, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था कि जितने भी DGP हो गए, सेक्रेटरी हो गए, इन सब रैंक के जो ऑफिसर्स हैं उनकी 30% तक सैलरी डिडक्ट की जाएगी, है ना। पर महीना जो उनकी सैलरी है उसका 30% जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्रेजरी में पैसे ही नहीं है, जितने पैसे थे सब इन लोगों ने जो है वो, है ना, फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूट करने में जो है वो दे दिए। तो मेंस में आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं, है ना, हिमाचल प्रदेश का एग्जांपल, फ्रीबीज से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आता है। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है इसको मेंटेन करने के लिए सारे प्रोविजंस जो है वो किसमें दिए हुए हैं, तो FRBM एक्ट 2006 में दिए हुए हैं। और इसी एक्ट का इस्तेमाल जो है वो फाइनेंस कमीशन करती है किसी भी स्टेट में, है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। दूसरा, इस एक्ट में क्या होता है, डेट मैनेजमेंट, है ना, डेट मैनेजमेंट, कि यदि आपके पास मिनिमम इतने रुपए हैं तभी आप जो है वो डेट ले सकते हैं, मतलब आपके ट्रेजरी में इतना रुपया हो सकता होगा तभी आप डेट ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि यदि डेट ले लिए और ट्रेजरी में पैसा है ही नहीं, तो पता चला कि एक तरह से कोलेटरल हमारे पास है ही नहीं, तो वो डेट रीपे कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यदि हम लोग होम लोन लेने जाते हैं, तो बैंक हमसे एक कोलेटरल ढूंढती है ना, जैसे जमीन का कागज हो गया, फ्लैट का कागज हो गया, ये सब कुछ कुछ ढूंढती है। तो डेट मैनेजमेंट जो है वो इसमें है, FRBM एक्ट में है ना। और तीसरा जो है वो किसमें, डेवलपमेंट कैसे होगा, विकास कैसे होगा स्टेट का, है ना, फिजिकल डेवलपमेंट एज वेल एज फिजिकल डेवलपमेंट दोनों, है ना, कि मौद्रिक रूप से विकास कैसे होगा, और है ना, ऐसे फिजिकली जो है वो कैसे विकास कैसे होगा, उसके बारे में भी जो है वो इसमें डिस्कशन किया गया है। और चौथा, जब भी हम लोग बजट मैनेजमेंट करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है क्या चीज रखना, ट्रांसपेरेंसी। क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी। तो कैसे हम लोग ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर सकते हैं, वो भी हमारा जो है वो FRBM एक्ट में दिया हुआ है। जब आप FRBM एक्ट पढ़ेंगे, तो FRBM एक्ट में जो है वो 3 तरह के पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, है ना, थोड़ा डेप्थ में हो जाएगा ये। इसमें 3 तरह के पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, है ना, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, MTFPS बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट में, कि 3 साल के लिए टारगेट जो है वो सेट किया जाता है। मान लीजिए कि किसी कोई स्टेट है, जैसे हिमाचल प्रदेश के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो इसका कंडीशन बहुत खराब है, यदि तो बहुत खराब है, तो एक दिन में हम ठीक तो नहीं कर सकते हैं। तो मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट पहले स्टेट जो है वो बनाएगी इन कंसल्टेशन विथ फाइनेंस कमीशन के साथ कंसल्टेशन करके। और उसका जो टाइम पीरियड होगा वो 3 साल का होगा। 3 साल में ये टारगेट सेट किया जाएगा कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है हमारा, उसको कम करके हम इतने लेवल तक लेके आएंगे। दूसरा जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, FP, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, FPSS, है ना। FPSS में होता है कि ये 3 साल के बाद आगे आने वाले सालों में जो टैक्सेशन है उसका क्या रेशियो रहेगा और इसको कैसे स्पेंड करेंगे, इसके बारे में इसमें होता है ना, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट में। और जो तीसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, MEFS। ये MEFS बेसिकली एक लार्ज पिक्चर है, बहुत बड़ा पिक्चर होता है, जिसमें हम लोग जो है वो स्टेट के लॉन्ग रन में,
है ना, स्टेट का क्या कंडीशन होगा, इसके बारे में जो है वो हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो बेसिकली स्टैटिक पोर्शन में आपको जो है वो ओवरऑल इतना ही सारा चीज जो है वो आपको ध्यान रखना है। ये भी कुछ मतलब इससे बेसिक चीज जो है वो ये सब थोड़ा सा और पीछे वाला चीज ही याद ध्यान रखेंगे, इतना शायद नहीं भी पूछा जाएगा आपको। तो आपको बजट से रिलेटेड जो स्टैटिक पोर्शन में क्वेश्चन आएगा उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं हमारा जो बेसिक आज का टॉपिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बिहार बजट 2026-27। तो बिहार बजट जो 2026-27 जो है वो आपको पता है 3 फरवरी 2026 को इस बार जो है वो है ना हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में है ना प्रस्तुत किया गया। कब किया गया? 3 फरवरी 2026 को। और किसके द्वारा किया गया? तो विजेंद्र प्रसाद यादव उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, इनके द्वारा जो है वो किया गया। जो हमारा बिहार का बजट है इसमें आप देखेंगे कि कोई भी मेजर जो है या कोई नया जो है वो स्कीम इस बार लॉन्च नहीं किया गया है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अभी हमारा जो बिहार गवर्नमेंट की ट्रेजरी है उसका थोड़ा सा स्थिति जो है वो गंभीर है ना। तो हम और दूसरा जो हमारे पुराने टारगेट्स थे उसको हम लोग अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। तो कोई भी मेजर इसमें अनाउंसमेंट नहीं होता है, कोई भी मेजर जो है वो आपका स्कीम नहीं लॉन्च किया जाता है, और इसका विजन जो है वो रखा जाता है किसके साथ? तो 7 निश्चय जो हमारा पार्ट 3 अभी चल रहा है उसके साथ इस बजट को अलाइन करने का प्रयास किया गया है। बेसिक फोकस किसके ऊपर है हमारे बजट में? तो इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना, सभी का विकास होना चाहिए, इसके ऊपर फोकस है। इंप्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर फोकस है। आप लोग बीपीएससी के छात्र हैं, लगातार देख रहे हैं वैकेंसीज आ रही है, 2000 1000 1500 इस प्रकार से वैकेंसीज आ रही हैं। और भी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज है ना वैकेंसीज क्रिएट करने का प्रयास कर रही है। 1 करोड़ जो है वो वैकेंसीज जनरेट करने का लक्ष्य रखा गया अगले 5 साल में। एजुकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा जो है वो फोकस किया गया। अभी हम लोग देखेंगे कि आगे कितना जो है वो बजट इसके ऊपर दिया गया है। विमेन इंपावरमेंट के ऊपर फोकस किया गया। एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के ऊपर फोकस किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आप देख रहे हैं कि बहुत सारा काम हो रहा है, ड्राई पोर्ट बन रहा है, बहुत सारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, है ना। और लास्ट में वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपुल के ऊपर जो है वो फोकस किया गया। तो इसका यदि अलाइनमेंट हम लोग देखें हमारे अपने बजट का, तो वो किसके साथ है? 7 निश्चय पार्ट 3 के विजन के साथ हम लोग जो है वो अलाइंड होकर आगे की ओर चल रहे हैं। अब थोड़ा डेटा फैक्ट्स के ऊपर जो है वो हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो टोटल बजट इस बार का कितना है? 3,47,589.76 करोड़। मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि डॉट के साथ तक याद कर लीजिए, बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है कि अंत का भी 2 डिजिट बदल कर जो है वो आपको पूछ दिया जाए। यदि क्वेश्चन है ना डिफिकल्ट करना चाहे तो ये कुछ भी जो है वो पूछा जा सकता है। तो 3,47,589.76 करोड़ रुपए का बजट जो है वो इस बार रखा गया है, जो कि पिछले बार के कंपैरिजन में 2024-25 के कंपैरिजन में 9.68% जो है वो क्या है तो अधिक है। लगभग 9.7% जो है वो मान सकते हैं यदि ऑप्शन में दे दिया तो। यदि मॉनेटरी टर्म्स में देखेंगे तो लगभग 31,000 करोड़ या फिर 30,609 30,000 है ना 694 करोड़ रुपया जो है वो पिछले साल के बजट से ज्यादा है। तो टोटल फिगर्स एब्सोल्यूट फिगर्स याद रखिए, 3,47,589.76 करोड़, और फिगर्स के टर्म में 31,000 करोड़ और 9.7% का जो है वो हमें ग्रोथ देखने को मिला है। अब बिहार का प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट जो है वो कितना है? तो 14.9%, अप्रॉक्स 15%। मतलब पूरे भारत में सबसे तेजी से ग्रो करने वाला स्टेट जो है वो बिहार है अभी, है ना, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में। और इसका प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट जो है वो लगभग 15% के आसपास रखा गया है। अब जो बजट है ना, उसके कितने पिलर्स हैं ये याद रखना है हमें। तो कितने पिलर्स हैं इसके? 5 पिलर्स हैं। कौन कौन सा है? ठीक है, नॉलेज सबसे पहले, नॉलेज इंपार्ट करना, एजुकेशन सिस्टम को और अच्छा करना, टीचर रिक्रूटमेंट को और बेहतर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, है ना। इंटीग्रिटी, तो जो करप्शन है उसको खत्म करना। तो इसके लिए अभी आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ईओयू जो है वो सब जगह छापेमारी करते रहती है। आए दिन जो है वो आपको न्यूज में दिखता है कि फलाना अफसर फलाना अधिकारी जो है वो पकड़े गए, है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जो है वो और ज्यादा आगे लेकर जाना, और लोगों के एस्पिरेशंस को फुलफिल करना, और जो व्यक्ति है उनको सम्मान दिलाना इस बजट से। ठीक है, तो ये 5 पिलर्स जो है वो है ना बिहार बजट में जो है वो रखे गए। अब इसके 3 कमिटमेंट भी हैं, या 3 संकल्प जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या चीज है? सबसे बड़े कमिटमेंट्स या सबसे बड़े जो है वो संकल्प आपके पूरे बजट में जो है वो यही है। सबसे पहला संकल्प क्या है? कि 1 करोड़ जॉब देना है यूथ को, है ना। 1 करोड़ जॉब, है ना, पिछले अगले 5 साल में जो है वो यूथ को प्रोवाइड करना है। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बट लेट्स सी, है ना, व्हाट बिहार कैन डू। उसके बाद डबल द पर कैपिटा इनकम, मतलब जितना अभी हमारा पर कैपिटा इनकम है उसको क्या करना, तो अगले 5 साल में दुगुना कर देना है। क्योंकि पर कैपिटा इनकम के मामले में अभी भी हम लोग जो है वो सबसे नीचे चल रहे हैं पूरे राज्यों की श्रेणी में, है ना। और उसके बाद इंपावरमेंट ऑफ द वुमेन थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, तो अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए आप देखे थे कि जैसे अभी मुख्यमंत्री है ना महिला रोजगार योजना जो है वो शुरू किया गया था, जिसमें
जिसमें 2 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। और भी कई सारे जो है वो है ना, उद्यमी योजना, लघु उद्यमी योजना, टूरिज्म से रिलेटेड बहुत सारी पॉलिसीज है ना, ये सब सारी हम्म। जो है स्टार्ट किए गए हैं। ठीक है, वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए, तो किसके थ्रू, थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो है वो प्रमोट करने के लिए। तो यहाँ पर जो है वो एक कटआउट दिया हुआ है, इस कटआउट को जो है वो हम लोग याद रख सकते हैं कि 3,47,589 करोड़ रुपए का बजट है, लगभग 3.48 लाख करोड़ रुपीस बोल सकते हैं। इसमें स्कीम के लिए, सिर्फ स्कीम्स के लिए जो ऑलरेडी स्कीम्स चल रही है उसके लिए लगभग 1.22 लाख करोड़ रुपए जो है वो दिया गया है। जबकि 7 निश्चय पार्ट 3, जिसका काल जो है वो कब से कब तक है, 2025 से लेकर 2030 तक, उसके लिए 14,800 करोड़ रुपया जो है वो 7 निश्चय पार्ट 3 के लिए दिया गया है। और इस्टेब्लिशमेंट कमिट या कमिटेड एक्सपेंडिचर के लिए है ना, जैसे सैलरी हो गए, अलाउंसेस हो गए, ठीक है, इन सब के लिए जो है वो 2.25 लाख करोड़ रुपया जो है वो एलोकेट किया गया है। तो टोटल कुल मिलाकर 3.48 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है वो हमें देखने को मिलता है। यदि हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, अब देखिए एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है ना, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या हो गया कि जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो हमारे लिए करना ही करना है, बेसिक रिक्वायरमेंट है वो, है ना, लेकिन उससे हमें कोई और आर्जन नहीं होता है, कोई उससे हम लोग कुछ जो है वो नया चीज कुछ क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे जितने लोग हमारे बिहार सरकार में कार्यरत हैं, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, तो उनको हमें सैलरी देना ही देना है ना। पेंशन, जो लोग रिटायर्ड हो गए और पुराने पेंशन स्कीम में थे, उनको पेंशन देना ही देना है। यदि हम लोगों ने लोन लिया है किसी दूसरे फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंसी से, तो उनको हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना ही करना है। तो ये सब सारा जो है वो किस में आता है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या हो गया कि ऐसा कुछ करना है हमें बजट के पैसे का इस्तेमाल करके, जिससे हम उपार्जन कर सकें, मतलब जिससे हमारे पास पैसे जो है वो आ सके, है ना। जैसे रोड कंस्ट्रक्शन कर दिए तो उससे क्या होगा, एग्रीकल्चर को बूस्ट मिलेगा, टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, तो है ना, ट्रैवल को बूस्ट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद और क्या कर सकते हैं, यदि हमारे पास और अधिक पैसा है तो हम लोग लोन दे सकते हैं किसी दूसरे स्टेट को जिसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो खराब हो चुकी है। तो ये सब सारा किस में आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। एजुकेशन में हम लोग जो है वो दे सकते हैं, हेल्थ में हम लोग जो है वो खर्चा कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हम लोग फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने स्टेट को, वो सारे किस में आएंगे, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो जो बजट है हमारा 3,48,000 करोड़ का, उसमें से लगभग 82%, 81.74% जो है वो किस में जाएगा, तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। मतलब कि 2.84 लाख करोड़ रुपीज जो है वो किस में जाएगा, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। सैलरी के लिए 96,000 करोड़ जाएगा, है ना। ठीक है, नॉन सैलरी ग्रांट्स जो है उसके लिए 49,000, लगभग 50,000 करोड़ जाएगा। एसेट क्रिएशन के लिए जो है वो 24,000 करोड़, पेंशन के लिए 35,000 करोड़। ये सब ब्रेकडाउन है, लेकिन इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट। ये आपको याद रखना है, और कुछ याद रहे या ना रहे, लेकिन आपको इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो ध्यान रखना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टोटल कितना परसेंट है वो भी याद रखना है ना, 81.74%, लगभग 82%। और इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो कितना है, तो 25,363 करोड़, ये जो है वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, तो कुल मिला के 100%, 100% में से 81.74% घटा दिया तो बच गया 18.26%, है ना। तो लगभग 18.26 या 19%, साढ़े साढ़े 18% के आसपास जो है वो आपका क्या होगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम लोग 63,000 करोड़ रुपया या 0.63 लाख करोड़ रुपया जो है वो खर्च करने वाले हैं, है ना। इसमें कैपिटल आउटले मतलब सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए लगभग 39,500 करोड़ रुपया जो है वो हम लोग खर्च करने वाले हैं। पब्लिक डेट जो है वो उसमें 22,000 करोड़ रुपया खर्च करने वाले हैं, और लोन और एडवांस देने में जो है वो हम लोग 1,400 करोड़ रुपया जो है वो है ना खर्च करने वाले हैं। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो है वो एक तरह से हमारे पास खांचा है। अब हम लोग चलते हैं कि हमारे पास कितना रुपए आया, है ना, और कितना रुपए हम लोग जो है वो व्यय कर रहे हैं। तो हमारे पास टोटल रिसीट जो है वो कितना था, 3.48 लाख करोड़ रुपीस, है ना, 2026-27 के लिए ये कैलकुलेशन किया गया है। इसमें रेवेन्यू रिसीट कितना है, तो 2.85, है ना, लाख करोड़ रुपीस जो है वो क्या है, तो आपका रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट में क्या सब आता है, ये याद रखना है। तो रेवेन्यू रिसीट जो है उसमें टैक्स आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा आ रहा है वो आता है ना। तो रेवेन्यू रिसीट्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हमारे बिहार का शेयर है, वो स्टेट का शेयर सेंट्रल टैक्सेस में वो कितना था, तो 1 है ना 58 लाख करोड़ रुपया, मतलब है ना 1,58,000 करोड़ रुपया जो है वो हमारा स्टेट का शेयर था सेंट्रल टैक्सेस में। और ग्रांट्स जो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिले, अनुदान जो मिला वो कितना मिला, लगभग 51,895 करोड़। तो कुल मिलाकर जो हमें रेवेन्यू मिला, चाहे वो स्टेट के शेयर के माध्यम से हो या नहीं तो अनुदान के माध्यम से हो, वो कितना मिला, तो 2,10,000 करोड़ रुपया जो है वो हमें
ठीक है, मिलता है रेवेन्यू रिसीट्स के रूप में। उसके बाद रेवेन्यू रिसीट्स में कौन से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद स्टेट जो है वो उसने अपना कुछ रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया, तो वो जनरेट किया हुआ रेवेन्यू कितना है, तो 75,000 करोड़ रुपया जो है वो जनरेटेड रेवेन्यू है। टैक्स रेवेन्यू उसमें 65,800 करोड़, और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो 9400 करोड़ रुपया जो है वो है ना हम लोगों ने जनरेट किया। टैक्स रेवेन्यू मतलब क्या हो गया, जैसे है ना सब जैसे जमीन रजिस्ट्री हुआ, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उससे जो है वो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना। यदि यदि कोई इंडस्ट्री लगा रहा है तो वो सरकार को जो है वो रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, ठीक है, मतलब जो उसके टैक्सेस के रूप में जो है वो आ रहा है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या हो गया कि है ना बेसिकली ऐसे फाइन्स हो गए, ठीक है, या फिर जो है वो फी पेमेंट्स हो गए, ये सब सारा जो है वो किस में आता है, तो आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। तो दोनों मिलाकर जो रेवेन्यू रिसीट था हमारा वो कितना था, 2,85,000 करोड़ रुपया जो है वो रेवेन्यू रिसीट्स में हमें मिलता है, हमारे शेयर की तरफ से, है ना, स्टेट टैक्स के शेयर की तरफ से, ग्रांट्स इन एड की तरफ से, और स्टेट के अपने रेवेन्यू की तरफ से। दूसरा है कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स में जैसे हम लोग कर्ज लिए यदि किसी संस्थान से, वो आएगा इसमें। लोन यदि हम किसी को दिए हुए हैं तो उसको हम लोग रिकवर किए तो वो आएगा, है ना। तो यदि जैसे कर्ज का बात करें तो कर्ज जो है वो 61,939 करोड़ रुपया जो है वो हम लोग कर्ज लिए हैं, तो ये जो है वो कैपिटल रिसीट में आता है। उसके अलावा लोन जो है हम लोग दिए हुए हैं, उस लोन का जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट हमारे पास आ रहा है, या फिर लोन जो है वो वापस कोई चुका रहा है, तो उसे 536 करोड़ रुपया जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो टोटल कैपिटल रिसीट्स जो है वो हमारा 62,465 करोड़ रुपया जो है वो टोटल कैपिटल रिसीट जो है वो हमें हमें मिला है ना। रेवेन्यू रिसीट्स 2,85,000 करोड़ और 62,000 करोड़ रुपया जो है वो कैपिटल रिसीट में। ये डेटा एकदम याद रखिए अच्छे से, ये दोनों, है ना, नीचे वाला डेटा याद रहे या नहीं रहे, लेकिन ये दोनों डेटा जो है वो आपको ध्यान रखना है। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन क्योंकि डिफिकल्ट बना रहा है, तो अब क्या कर सकता है, ये भी कर सकता है कि मतलब निम्नलिखित मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऐसे करके दे दिया, है ना, दो तीन स्टेटमेंट दे दिए और ABC BNC ऐसे करके कि स्टेट शेयर जो है वो, है ना, ग्रांट्स इन एड से ज्यादा था, है ना, स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू जो है वो स्टेट शेयर से ज्यादा था, ऐसे ऐसे करके जो है वो आपको दो तीन ऑप्शन भी दिया जा सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो स्टेट का शेयर है सेंट्रल टैक्स में वो सबसे ज्यादा होगा, है ना। सेंट्रल टैक्स से ही हमारे सरकार को सबसे ज्यादा पैसा जो है वो मिलता है ना। आप देख भी रहे हैं कि 1,58,000 करोड़ रुपया जो है वो, है ना, हमें स्टेट के शेयर के रूप में मिला है हम्म। सेंट्रल टैक्सेस में। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आएगा वो स्टेट का अपना रेवेन्यू होगा, है ना, स्टेट का अपना रेवेन्यू आप देख रहे हैं 65,000 करोड़ रुपया है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो होगा वो क्या होगा, तो हम लोग कर्ज लेंगे, बोरोइंग्स होगा। चौथे नंबर पे जो होगा वो होगा ग्रांट होगा, और पांचवें नंबर पे जो होगा वो होगा लोन होगा। तो इसको आप लोग, यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं इसका, है ना, तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में प्लीज लिख लें कि सबसे पहले स्टेट शेयर जो है वो सेंट्रल टैक्सेस का, दूसरे नंबर पे जो है वो स्टेट का अपना टैक्स, तीसरे नंबर पे जो है वो कर्ज, और चौथे नंबर पे जो ग्रांट्स अनुदान मिला है ना, पांचवें नंबर पे जो है वो स्टेट का नॉन टैक्स रेवेन्यू, और सबसे लास्ट में जो है वो लोन से जो रिकवरी हुआ है वो जो है वो हमें देखने को मिलता है। ये सारे रिसीट्स की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, है ना। अब इसमें रेवेन्यू रिसीट्स कौन सा होगा, कैपिटल रिसीट्स कौन सा होगा, वो तो आई होप कि क्लियर है आप लोग का अच्छे से, ठीक है। अब देखिए, जो बिहार गवर्नमेंट का इस बार बजट है, या फिर बिहार गवर्नमेंट की जो फिस्कल स्थिति है वो काफी बजट में दिखाया गया कि बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि हम लोग रेवेन्यू सरप्लस में चल रहे हैं। मतलब जितना हमारा एक्सपेंडिचर है वो कम है, और जितना जितना हमारा रिसीट है वो क्या है, तो ज्यादा है। लगभग 1,100 करोड़ रुपया जो है वो, है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, तो रेवेन्यू सरप्लस चल रहे हैं। मतलब 0.09% ऑफ द जीएसडीपी, जो हमारा टोटल स्टेट का जीएसडीपी है उसका 0.09% जो है वो हम लोग सरप्लस दिखा रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? हम लोग एक तरफ देख रहे हैं कि अभाव है चारों तरफ, है ना, सड़कें नहीं बन रही हैं, लोगों को भोजन नहीं मिल रहा, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं मिल रही है, फिर भी रेवेन्यू सरप्लस कैसे है? तो रेवेन्यू सरप्लस होने का रीजन ये है कि जितने भी हम लोग ऑलरेडी स्कीम्स चला रहे हैं, वो स्कीम्स जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाए हैं टाइम से। जितना पैसा उनको एलोकेट किया गया था वो पैसा खर्च ही नहीं हो पाया, और फिर वो वापस रिटर्न हो गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में। मतलब कि यदि एक फाइनेंशियल ईयर के लिए यदि आप कुछ पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, मतलब देते हैं किसी मद में, है ना, किसी जो है वो योजना के लिए, और यदि वो खर्च नहीं हो पाता है तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो है वो रिटर्न बैक हो जाता है आपके ट्रेजरी में। तो इसका मतलब कि जितना फंड एलोकेटेड था वो फंड जो है वो यूटिलाइज ही नहीं हो पाया है प्रॉपरली, है ना। तो रेवेन्यू सरप्लस होने का रीजन जो है वो, एकमात्र रीजन जो है वो, बेसिक रीजन जो है वो ये है। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि फिजिकल डेफिसिट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। मतलब जितना पैसा हमने उपार्जित किया उतना हम लोग खर्च नहीं कर पाए, लेकिन जितना हमारा टोटल खर्च एस्टिमेटेड था वो हमारे टोटल इनकम से जो है वो बहुत ज्यादा है। वो कितना है, तो 39 लाख रुपया का जो है वो, है ना, 39,000 करोड़ रुपया का जो है वो हमारा क्या है, तो फिजिकल डेफिसिट है। मतलब कि लगभग 3% ऑफ द जीएसडीपी जो है वो हम लोग पीछे चल रहे हैं। ठीक है, कि जितना हमारा टोटल खर्च एस्टिमेटेड है उतना हम लोग जो है वो हम लोग
है ना, रेवेन्यू जो है वो जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, चाहे किसी भी माध्यम से हो, लोन लेकर हो, अपने स्टेट के शेयर के पैसा के माध्यम से हो, ग्रांट्स के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो। तो आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेट बिहार सरकार के ऊपर कितना है, तो 3,88,554 करोड़ रुपया, मतलब लगभग 30% जो है वो आपके जीएसडीपी का जो है वो पब्लिक स्टैंडिंग डेट है, जो कि मैनेजेबल है ना, जो कि बहुत कम है। दूसरे सरकार के माध्यम से यदि हम लोग देखेंगे तो दूसरे गवर्नमेंट्स में 50% क्रॉस कर चुका है ये, जबकि हम लोग लगभग 30% के आसपास है हमारा डेट। तो ये क्या है, तो मैनेजेबल है ना। तो इतना सारा पॉइंट्स जो है वो हमें इस पोर्ट में इसमें ध्यान रखना है कि हम लोग रेवेन्यू सरप्लस चल रहे हैं, कितना रेवेन्यू सरप्लस है, फिजिकल डेफिसिट है तो कितना है, और आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेट जो है वो कितना है, ये पॉइंट्स जो है वो आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज सबसे ज्यादा एलोकेशन किसमें किया गया, है ना, और किसमें जो है वो कम किया गया। ये पॉइंट जो है वो हमें सबसे ज्यादा बजट में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अभी तक बजट में जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वो आपका यही प्रश्न पूछा गया है कि कितना किस डिपार्टमेंट को जो है वो पैसा दिया गया, या तो असेंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिए इसको, या तो टेबल दे दिया आपको मैच करने के लिए, है ना, कि एजुकेशन में, है ना, हेल्थ में, रूरल डेवलपमेंट, एनर्जी, इन सब में, और दूसरे तरफ उसका फिगर्स दे दिया, बोला मैच कीजिए। तीसरा डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिए। तो ये सब कुछ कुछ टाइप के प्रश्न जो है वो इससे बनते हैं। तो टोटल बजट हम लोग देखे थे कि 3,47,589.76 करोड़ रुपए का है। इसमें सबसे ज्यादा पैसा जो है वो किस में दिया गया है, तो आपके एजुकेशन के लिए दिया गया है ना, लगभग 20%, 19.63% जो है वो एजुकेशन के लिए दिया गया। हाईएस्ट एलोकेशन किया गया है 68,000 करोड़ रुपए का एजुकेशन एजुकेशन के लिए। दूसरा रूरल डेवलपमेंट के लिए है ना, 23,701 करोड़ रुपया, है ना, क्योंकि आप लोग जानते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो मात्र 11.3% लोग जो है वो शहरी क्षेत्र में रहते हैं। अर्बनाइजेशन रेट बहुत कम है, 88.7% रेट जो लोग हैं वो अभी भी रूरल एरियाज में, और रूरल एरियाज में अभी भी जो बेसिक कनेक्टिविटी, बेसिक हेल्थ है, बेसिक एजुकेशन है, ये सब बहुत कम है। तो रूरल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करने के लिए 23,701 करोड़ रुपया जो है वो दिया गया है, जो कि पूरे बजट का 6.82% है ना। एजुकेशन के सेक्टर में सबसे ज्यादा 20%, 19.5% के लगभग, है ना। रूरल डेवलपमेंट में 7% के लगभग 23,700 करोड़ रुपया। उसके बाद तीसरे मद जो है वो, तीसरा मद कौन सा है आपका, तो हेल्थ, है ना, 21,270 करोड़ रुपया जो है वो किसमें दिया गया है, तो आपके हेल्थ को और अच्छा करने के लिए फोकस किया गया है। 6.12% जो है वो पूरे बजट का है। उसके बाद एनर्जी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, है ना, नए पावर ग्रिड्स लगाने के लिए, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को जो है वो डेवलप करने के लिए, सोलर एनर्जी, है ना, हाइड्रो एनर्जी, इन सबको डेवलप करने के लिए 18,737 करोड़, मतलब 18,700 करोड़ रुपए आप याद रख सकते हैं, या 5.4% जो है वो एनर्जी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए दिया गया है। फिर अर्बन डेवलपमेंट में फोकस किया गया है ना, ठीक है, कि नए नए जो है वो अर्बन क्लस्टर्स बनाने के ऊपर फोकस है, ठीक है। उसके बाद सैटेलाइट सिटी बनाने के ऊपर फोकस है, ड्राई पोर्ट बनाने के ऊपर फोकस है। तो अर्बन डेवलपमेंट करने के लिए 15,200 करोड़ रुपए अप्रोक्स जो है वो दिया गया है, जो कि आपके बजट का 4.38% या 4.4% जो है वो। उसके बाद रूरल वर्क्स के लिए, वर्क्स मतलब हो गया जैसे नाली, है ना, कच्चे सड़क जो है उसको पक्के सड़क में कन्वर्ट करना, ठीक है। उसके बाद स्ट्रीट लाइट्स लगवाना, ये सब सारा जो है वो रूरल वर्क्स में आता है। तो 11,312 करोड़ रुपया जो है वो इसमें दिया गया है, और 3.26%। पंचायती राज में 10,995 करोड़ या 11,000 करोड़ रुपया आप मान सकते हैं कि पंचायती राज को दिया गया है। सोशल वेलफेयर के लिए, है ना, सोशल वेलफेयर जैसे महिलाओं का वेलफेयर, वृद्धजनों का वेलफेयर, बच्चों का वेलफेयर, डिसेबल्ड का वेलफेयर, है ना, इन सब के लिए जो है वो कितना दिया गया, तो 8,470, लगभग 8,500 करोड़ रुपया जो दिया गया है। और फाइनली स्टेट हाईवेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट रोड्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए, है ना, और फिर उसके बाद जो है वो ग्रामीण सड़क कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितना दिया गया है, तो 7,404 करोड़ रुपए, 7,404 जो है वो दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, आपको एजुकेशन आपको याद रखना है, हाईएस्ट एलोकेशन हुआ है इसमें, इसीलिए रूरल डेवलपमेंट और हेल्थ, तीन तो टॉप थ्री आपको याद रखना ही रखना है। उसके अलावा एनर्जी सेक्टर में अभी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत फोकस है, तो हो सकता है कि आपको एनर्जी सेक्टर का भी पूछ दिया जाए, तो वो आपको ध्यान रखना है। और फिर फाइनली जो है वो आपको, है ना, सोशल वेलफेयर जो है वो आपको क्या करना है, तो ध्यान रखना है ना। तो डिपार्टमेंट वाइज एलोकेशन जो है वो अच्छे से आपको टॉप थ्री और कुछ कुछ स्पेसिफिक जैसे एनर्जी हो गया, है ना, पंचायती राज हो गया, और सोशल वेलफेयर हो गया, ये सब जो है वो पॉइंट्स हमें अच्छे से कवर करके रखना है, ठीक है। तो अब यदि हम लोग ग्लांस स्टेट बजट एज अ ग्लांस यदि हम लोग देखना चाहें, तो हम लोग यदि ऊपर का फिर से एक बार हम लोग यदि रिव्यू करना चाहें, तो सबसे ज्यादा पैसा किससे आ रहा है आपका, सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस से। ऊपर भी हम लोग देखे थे कि बिहार का कितना शेयर है सेंट्रल टैक्सेस में, तो 45% पैसा जो है वो आपका उसी से आ रहा है, 45.5%। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के अपने रेवेन्यू से, जो हम लोग ऊपर बोल रहे थे कि आप इसका नोट्स बनाएंगे तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लीजिएगा, है ना। तो 19% पैसा जो है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू से आ रहा है। फिर लोन से आ रहा है ना, 17%। फिर स्टेट टैक्स का अपना रेवेन्यू है, ठीक है, स्टेट टैक्स का अपना रेवेन्यू है, उससे आ रहा है। और फाइनली रिकवरी ऑफ लोन से जो है वो पैसा जा रहा है। सबसे ज्यादा पैसा जा किस में रहा है,
तो सोशल सर्विसेज में हम लोग सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन में, हेल्थ में, है ना, इन सब में, रूरल डेवलपमेंट में, अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। उसके बाद जनरल सर्विसेज में जो है वो पैसा जा रहा है, इकोनॉमिक सर्विसेज में पैसा जा रहा है 23.39%। रिपब्लिक रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट में कितना जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग को जो है वो क्या करना है, तो याद रखना है, ठीक है। 6.6% जो है वो रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट में जो है वो पैसा जा रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो है वो आपको ध्यान रखना है ना। टोटल पॉइंट कि पैसा कहाँ से आ रहा है, तो सबसे पहले शेयर से, उसके बाद स्टेट के अपने टैक्स से, फिर लोन से, फिर स्टेट का अपना टैक्स रेवेन्यू से, और रिकवरी ऑफ लोन से, है ना। टोटल, है ना, 3 पॉइंट इधर आपको ध्यान रखना है। पैसा जा कहाँ रहा है, तो सोशल सर्विस में सबसे ज्यादा जा रहा है, जनरल सर्विसेज में जा रहा है, इकोनॉमिक सर्विसेज में जा रहा है, और रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट में। रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट जो है वो पूछता है, इसलिए इसको और अच्छे से जो है वो आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग थोड़ा सा सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास कौन सा, एग्रीकल्चर। तो आपको पता है बिहार जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, और लगभग 89% जो है वो पॉपुलेशन डायरेक्टली जो है वो हमारे रूरल एरियाज में रहते हैं, और जिसमें 76% पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर या इसके एलाइड सेक्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है ना। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो 2005 के कंपैरिजन में अभी तक यदि हम लोग देखें तो ट्रिपल हो गया एक तरह से। मतलब कि सिर्फ 2024-25 की हम लोग बात करें तो 326 मीट्रिक टन जो है वो हम लोगों ने फूड ग्रेन का प्रोडक्शन किया है ना। ये बेसिकली हम लोग जो है वो इकोनॉमिक सर्वे के डेटा में और ज्यादा डेप्थ में देखेंगे। अभी कुछ कुछ जो है वो और बेसिक पॉइंट्स जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बस, कि जैसे मखाना और लीची में हम लोग जो है वो नंबर 1 प्रोड्यूसर हैं। मोर देन 80 to 85% ऑफ द मखाना जो है पूरे, है ना, ग्लोबली या पूरे भारत का जो है वो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। लीची में जो है वो हम लोग नंबर 1 पोजीशन पर हैं। मेज में हम लोग जो है वो दूसरे नंबर पर हैं। हनी में हम लोग जो है वो चौथे नंबर पर हैं। राइस प्रोडक्शन में हम लोग 5वें नंबर पर हैं, और व्हीट प्रोडक्शन में जो है वो हम लोग 6ठे नंबर पर हैं। तो ये कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और कौन से नंबर पर है वो आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से यदि हम लोग देखना चाहें तो मखाना और लीची में नंबर 1, मेज में नंबर 2, हनी में नंबर 4, राइस में 5, और व्हीट में जो है वो कौन से नंबर पर है, तो 6th नंबर पर जो है वो हम लोग लाई करते हैं, ठीक है। उसके अलावा मशरूम प्रोडक्शन जो है वो काफी तेजी से बढ़ा है हमारे यहाँ, है ना। 44,000 मीट्रिक टन जो है वो एनुअली हम लोग मशरूम प्रोडक्शन कर रहे हैं, और ये वन ऑफ द, है ना, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस के रूप में जो है ये उभर के आया है। सरकार इसके लिए अनुदान भी दे रही है। उसके अलावा मखाना प्रोडक्शन जो है वो हम लोग अभी डिस्कस कर ही रहे थे कि 85% जो है वो मखाना हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इसके लिए मखाना बोर्ड जो है वो सेटअप किया गया सेंट्रल बजट में। पिछले साल ये प्रोविजन था कि एक नया मखाना बोर्ड जो है वो लगाया जाएगा, जो कि मखाना प्रोडक्शन को रेगुलेट करेगा, उसके मखाना प्रोडक्शन के कंडीशंस को और इंप्रूव करेगा, है ना। कुछ मेजर इनिशिएटिव्स क्या सब लिए गए हैं, तो जैसे डिजिटल एग्रीकल्चर का एक अलग से डायरेक्टरेट बनाया गया है, अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया गया है जो कि डिजिटल एग्रीकल्चर को फोकस करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में ही एक अलग, है ना, डायरेक्टरेट जो फोकस करेगा ऐप, जो डिजिटल ऐप है किसान के लिए, है ना, उसको फैसिलिटेट करने के लिए, वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, मतलब डिजिटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करने के लिए। दूसरा, क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया है, ठीक है। 190 क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस में, और ये कितने, 32 डिस्ट्रिक्ट में जो है ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है ना, क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम 190, है ना, क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस, और कितने डिस्ट्रिक्ट में ये 190 विलेजेस हैं, 32 डिस्ट्रिक्ट में जो है ये डेवलप किया जा रहा है। उसके अलावा सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम बहुत पुराना स्कीम है, लेकिन इसका एक डेटा दिया हुआ है कि सिर्फ पिछले फाइनेंशियल ईयर में 3 लाख सॉइल सैंपल्स जो है वो टेस्ट किए गए, और सॉइल कार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए, है ना। 32 नए सब डिवीजन स्तर पर, है ना, सब डिवीजन स्तर पर जो है वो सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज स्टैब्लिश किए गए हैं, ठीक है। 32 नए सब डिवीजन स्तर पर सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज जो है वो स्टैब्लिश किए गए हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन के ऊपर जो है वो फोकस किया गया है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर मिशन जो है वो प्रपोज्ड है ना, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे, और आईओटी का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो है वो हम लोग एग्रीकल्चर में इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए मेंस पर्सपेक्टिव से भी ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। मेंस में भी जो है वो हम लोग इस पॉइंट्स को लिख सकते हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या सब आता है, जैसे कोल्ड चेन हो गया, है ना, मतलब कोल्ड स्टोरेज जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका एक पर्टिकुलर चेन, प्रोसेसिंग यूनिट्स हो गए, वेयर हाउस हो गया जहां पर हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अब कोई क्रॉप है जिसको हमें एक्सपोर्ट करना है, जैसे लीची का डिमांड विदेशों में बहुत ज्यादा है ना, जर्दालू आम का डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप्स, इन सब के ऊपर फोकस करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपया जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा, सो दैट कि इन इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या किया जा सके, तो बनाया जा सके, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर में स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए जो है वो फोकस किया जा रहा है ना, जैसे उसमें कई सारे जो है वो अनुदान दिए जा रहे हैं, लोन्स जो है वो दिए जा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा रूरल रूरल एरियाज में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में हाट और बाजार का जो है वो कॉन्सेप्ट लगाया गया है, ताकि रूरल एरियाज में जो है वो प्रोड्यूस हो,
और उसको ऐसा होता है कभी कभी कि मार्केट एरियाज तक लाते लाते वो प्रोड्यूस ही खराब हो जाता है। तो ऐसा ना हो, रूरल एरियाज में ही प्रोड्यूस हो और वहीं पर हाट में जो है वो उसको सप्लाई किया जा सके, इसको प्रमोट करने के लिए, है ना। तो एग्री स्टार्टअप के ऊपर जो है फोकस किया गया। उसके अलावा 53 मंडीज, कितने याद रखना है, ये 53 मंडीज जो है वो मॉडर्नाइज किए गए हैं ई नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, ई नम के तहत, है ना। तो ई नम के तहत जो है वो 53 मंडीज को इंटीग्रेट किया गया। ये बेसिकली मार्केट रिफॉर्म है कि मिडिल मैन को यहाँ से हटाया जा सके, ठीक है, कि ताकि सरकार और जो किसान है दोनों के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है वो स्टैब्लिश हो जाए, और मिडिल मैन को जो लोग अपने बीच में, है ना, अनाज बेच देते हैं, ठीक है, या फिर जो फल सब्जियां बेच देते हैं, वो ना हो। तो 53 मंडीज को जो है वो मॉडर्नाइज किया गया। उसके अलावा फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। कौन सा? तो कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि, है ना। ये हम लोग देखें कि जो आपको किसान सम्मान निधि है, पीएम किसान योजना, है ना, कौन सा योजना? पीएम किसान योजना आप लोग पढ़ेंगे, जिसमें 6,000 रुपया जो है वो, है ना, सालाना मिलता है, ठीक है, 3 किस्तों में। तो उस 6,000 के अतिरिक्त 3,000 रुपया और मिलेगा, है ना, फार्मर्स को। और इसका नाम क्या रखा गया? कर्पूरी ठाकुर सम्मान किसान निधि जो है वो शुरू किया गया। तरकारी आउटलेट जो है वो शुरू किया गया, बेसिकली फॉर द वेजिटेबल्स। 200 ब्लॉक में, है ना, वेजिटेबल्स के सप्लाई को और अच्छा करने के लिए, और वेजिटेबल्स खराब ना हो जाए, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज की एबिलिटी नहीं है, तो उसके लिए हम लोग तरकारी आउटलेट जो है वो शुरू किए गए हैं। और इसका प्लान है कि जो आपके 534 ब्लॉक हैं, सभी ब्लॉक्स में जो है वो इसको पहुंचा दिया जाए, ठीक है। अभी 200 ब्लॉक में इसको स्टार्ट किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस सरकार में जब से ये प्रेजेंट गवर्नमेंट बनी है, इसका विजन क्या है कि जितने भी पुराने शुगर मिल्स बंद पड़े हुए हैं, या तो उसको रीस्टार्ट करना, या जो शुगर मिल चल रहे हैं उसको अपग्रेड करना, है ना। तो नए नए शुगर मिल्स जो बंद पड़े हुए हैं पुराने वाले, उसको, है ना, क्या करना है, तो रीस्टार्ट करना है। जैसे सकरी मधुबनी में शुगर मिल है ना, ठीक है, ये बंद पड़ा हुआ है। रयाम दरभंगा में है ना, बहुत पुराना मिल है ये, जयेगा भी खंडर बन गया है ये, ठीक है, सकरी वाला भी खंडर बन गया है, ठीक है। तो ये जो है वो इसको फिर से क्या करना है, तो हमें स्टार्ट करना है, रीस्टार्ट करना है, ठीक है, क्योंकि इस क्षेत्र में, है ना, शुगर केन प्रोडक्शन जो है वो काफी ज्यादा हो सकता है या हो भी रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग को क्या करना है, तो इसको स्टार्ट करके रोजगार भी लोगों को मिलेगा, और शुगर केन प्रोडक्शन में भी जो है वो बिहार का, है ना, रैंक जो है वो इम्प्रूव होगा। उसके अलावा अब ये सब हो गया कोर एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के साथ साथ जो है वो डेयरिंग, फिशरीज एंड एलाइड सेक्टर्स भी जो है वो आते हैं। तो उसमें कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं, तो प्रोडक्शन, है ना, प्रोडक्शन, डेयरिंग, फिशरीज और एनिमल रिसोर्स डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए फोकस किया गया है। तो कितना प्रोडक्शन हम लोग किए हैं, वहां पर एक डेटा दिया हुआ है कि मिल्क में 133 लाख मेट्रिक टन जो है वो हम लोग दूध का प्रोडक्शन किए हैं। अंडा यदि पूछा जाए तो 378 करोड़ लगभग अंडा जो है वो प्रोड्यूस किया गया। मीट 4.21 लाख मेट्रिक टन जो है वो मीट प्रोड्यूस किया गया। फिश जो है वो 9.6 लाख मेट्रिक टन जो है वो फिश प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। और पर कैपिटा फिश कंजम्पशन जो है वो, प्रति व्यक्ति लोग जो है मछली कितना सेवन कर रहे हैं, तो 12 किलोग्राम पर ईयर जो है वो लोग फिश कंजम्पशन कर रहे हैं। ये जो है वो हमारा डेटा दिखाता है। तो इसका मतलब कि इन प्रोडक्शन मेट्रिक से हमें ये लग रहा है कि जो डेयरिंग, फिशरीज या फिर जो एलाइड सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर के, उनमें भी हमें बूस्ट देखने को मिला है ना। कैसे देखने को मिला है, तो ये डेटा से, इस डेटा को यदि हम लोग लिंक कर दे तो हमें पता चल जाएगा। जैसे एग प्रोडक्शन में हम नंबर 1 आ गए हैं नेशनल रैंकिंग में, है ना। 4th नंबर पर हम लोग आ गए हैं किसमें, तो फिश प्रोडक्शन में। 6th नंबर पे हम लोग चल रहे हैं किसमें, तो मिल्क प्रोडक्शन में। और मीट प्रोडक्शन में हम लोग जो है वो किसमें चल रहे हैं, तो 9th नंबर पे जो है वो हम लोग चल रहे हैं। तो ये डेटा फैक्ट्स जो है वो आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 एग, नंबर 4 फिश, नंबर 6 मिल्क प्रोडक्शन में, और नंबर 9 जो है वो किसमें, तो मीट प्रोडक्शन में। अब इसके लिए, है ना, एलाइड सेक्टर्स के लिए, एग्रीकल्चर और उसके एलाइड सेक्टर्स के लिए कौन से मेजर इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए गए हैं, तो जैसे गोट सीमेन स्टेशन जो है वो स्टार्ट किया गया पूर्णिया में, ताकि आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन जो है वो किया जा सके, ठीक है। उसके अलावा वन हेल्थ प्लेटफॉर्म जो है वो स्टार्ट किया गया है, ठीक है। और बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी को इसका नोडल एजेंसी बनाया गया है इम्प्लीमेंट करने के लिए वन हेल्थ प्लेटफॉर्म का। मतलब जैसे, है ना, चाहे मुर्गा हो, चाहे बकरी हो, भेड़ हो, है ना, ठीक है, या कोई पशु हो, दुधारू पशु, और भी, इन सब का हेल्थ जो है वो, है ना, एक ही जगह पर जो है वो मॉनिटर किया जा सकेगा और सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सकेगा अंडर वन हेल्थ प्लेटफॉर्म। और इसको कौन जो है वो नोडल एजेंसी क्या होगी इसकी, तो बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद जो जूनोटिक डिजीज है उसको मॉनिटर करने के लिए भी जो है वो फैसिलिटी स्टार्ट की गई है, जैसे टीबी हो गया, रेबीज हो गया, ब्रुसेलियस हो गया, इन सबको जो है वो मॉनिटर करने के लिए। उसके बाद एनिमल ब्रीडिंग रेगुलेशन एक्ट 2025 लाया गया है। इसमें क्या होगा बेसिकली, कि जो एनिमल ब्रीडिंग है उसको रेगुलेट करने के लिए सीमेन का जांच होगा निरंतर, है ना, ठीक है। उसके बाद इम्ब्रॉय प्रोडक्शन प्रोडक्शन जो है वो उसको बूस्ट करने के लिए आर्टिफिशियल मेथड्स जो है वो यूज किया जाएगा। एआई का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा, है ना, प्रिसीजन के लिए। तो ये सब सारा जो है वो एनिमल ब्रीडिंग ब्रीडिंग रेगुलेशन एक्ट जो है बुलाया गया है। डेयरी सपोर्ट
हम लोग करने के लिए हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो डेयरी को सपोर्ट करने के लिए हम लोग गव्य विकास योजना, है ना, समग्र गव्य विकास योजना हम लोग इसको लेके आए हैं। इसमें क्या होगा बेसिकली, तो डेयरी फार्मिंग को सपोर्ट करने के लिए लोन दिए जाएंगे, और ये लोन सब्सिडाइज्ड रेट पे दिए जाएंगे। ये किसको दिए जाएंगे, तो ऐसे लोगों को, या तो जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, या नहीं तो जिनके पास ऑलरेडी जो है वो डेयरी का कैपेसिटी है और वो इस सेक्टर में फार्मिंग कर रहे हैं, है ना। उसके अलावा डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा हर एक विलेज में। ये आप सात निश्चय में भी पढ़े थे कि हर एक डेयरी, हर एक कोऑपरेटिव, हर एक विलेज में एक, ठीक है, जो है वो, है ना, हर एक पंचायत में एक सुधा मिल्क बूथ जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो, है ना, लगाया जा रहा है कि 50 किलो लीटर प्रतिदिन जो है वो मिल्क का प्रोडक्शन और इसका स्टोरेज, मतलब चिलिंग पॉइंट जहां पर मिल्क को खराब होने से बचा कर रखा जा सकता है, ये जो है वो लगाया जाएगा 50 किलो लीटर प्रतिदिन, है ना। इसको सेटअप किया जाएगा कहाँ पर, तो मधेपुरा में। तो ये मिल्क और डेयरी कॉपरेटिव्स को जो है वो बूस्ट मिलेगा इससे। उसके बाद इंडस्ट्री के ऊपर यदि हम लोग फोकस करें, तो 50 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट करने का उम्मीद है। जैसे अभी हम लोग बिहार बिजनेस कनेक्ट नाम का जो है वो क्या किए थे, तो एक ओपन फोरम किए थे जिसमें हम लोग सारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स को, भारत से और भारत के बाहर से जो है वो, उन लोगों को हमने इनवाइट किया था, और हम लोगों ने बोला था कि आप बिहार आइए और बिहार में इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो 50 लाख करोड़ रुपए का जो है वो इन्वेस्टमेंट जनरेट करने का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। इससे क्या होगा, तो 20 लाख जॉब तो ऐसे ही जनरेट हो जाएंगे यदि इतना इन्वेस्टमेंट हमें मिल जाता है तो, है ना। बिहार को ईस्टर्न इंडिया में नया टेक्नोलॉजी या हब बनाने के लिए, एआई हब बनाने के ऊपर जो है वो फोकस किया गया। श्री प्रत्यय अमृत जी हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनका ये स्टेटमेंट भी था कि हम लोग बिहार को ईस्टर्न इंडिया का जो है वो एआई या फिर टेक्नोलॉजी हब जो है वो बनाने के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा एमएसएमई के लिए अलग से एक डायरेक्टरेट जो है वो स्टैब्लिश किया गया है, ताकि एमएसएमई में सबसे ज्यादा क्या है कि हमारे यहाँ लघु एवं छोटे उद्योग हैं, है ना, मध्यम उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं। तो ये उद्योग जो है वो छोटे स्तर पर काम तो करते ही हैं, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते ही हैं, लेकिन साथ साथ बहुत सारे लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। तो यदि एमएसएमई डायरेक्टरेट यदि एमएसएमई को बूस्ट करेगी, तो उससे क्या होगा कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना जो है वो और अच्छे से स्टार्ट होगा। उसके अलावा बिहार एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस, है ना, कमीशन जो है वो स्टैब्लिश किया गया है। यही बिहार बिजनेस कनेक्ट जैसा जो है वो प्रोग्राम लॉन्च करती है इसमें, ठीक है। ये क्या करेगी, तो नए लोगों को स्टार्टअप करने के लिए 84 करोड़ रुपया तक का जो है वो स्टार्टअप असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। और इसके तहत 1597 स्टार्टअप्स जो है वो बेसिकली स्टार्ट किया गया है, जिसमें 1597 में से 235 स्टार्टअप तो सिर्फ और सिर्फ वुमेन के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है, ठीक है। उसके अलावा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो स्टैब्लिश करना, फिनटेक सिटी बनाना फतुहा के पास, है ना, ठीक है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल पार्क बनाना, ठीक है, सारण में। तो ये सब जगह, ये सब जो है वो बेसिकली इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए जो है वो फोकस करके शुरू किया गया इनिशिएटिव है। अब हम लोग चलते हैं विमेन एम्पावरमेंट की तरफ। तो विमेन एम्पावरमेंट की तरफ जो सबसे फ्लैगशिप योजना बिहार सरकार के द्वारा स्टैब्लिश की स्टार्ट की गई है, वो कौन सा है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, है ना। इसमें 10-10 हजार रुपए का इनिशियल सीड फंड, है ना, क्या चीज, सीड फंड जो है वो दिया गया 1.5 करोड़ लगभग जो है वो महिलाओं को। और इस सीड फंड से ये देखा जाएगा कि वो अपना कुछ स्वयं रोजगार जो है वो स्टैब्लिश करे। और ये स्वयं रोजगार स्टैब्लिश यदि वो कर पाती हैं, तो 2 लाख लोगों को जो है वो 2 लाख रुपए तक का पैसा जो है वो और दिया जाएगा इन 1.5 करोड़ महिलाओं को। और इसका काफी सकारात्मक प्रभाव जो है वो देखने को मिला है। रिसेंट हालिया रिपोर्ट के अनुसार लगभग 10 लाख लोगों का जो है वो रिवर्स माइग्रेशन इससे इंड्यूस हुआ है ना। रिवर्स माइग्रेशन मतलब जो जीविका दीदी थी, वो जीविका दीदी जो है वो, उनको ये 10-10 हजार रुपए जब मिले, तो उन्होंने अपना कुछ काम शुरू किया, जैसे सिलाई का, है ना, ठीक है, फिर छोटे मोटे जैसे बड़ी का, है ना, बिजनेस, ठीक है, या फिर चिप्स का बिजनेस, इस प्रकार से छोटे मोटे बिजनेस जो उन्होंने घर में स्टार्ट किया। और उसकी वजह से अब वो बिजनेस का एक्सपेंशन हो रहा है, और एक्सपेंशन की वजह से उनको लोगों की जरूरत है, तो उनके घर के जो मेल मेंबर्स कभी माइग्रेट कर गए थे वो अब वापस आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो है वो स्टार्ट किया गया है 1.5 करोड़ महिलाओं के लिए, बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम है। सिक्किम गवर्नमेंट का ब्लूप्रिंट था ये, है ना। एक चुनाव के समय में इसको लेके आया गया था। 10 हजार रुपया जो है वो इसमें दिया जाता है। उसके बाद मार्केट लिंकेज को और ज्यादा बेहतर करने के लिए, अब क्योंकि वुमेन्स जो है वो प्रोडक्शन तो कर लेती हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट को मार्केट तक कैसे पहुंचाया जाए, ये उनके लिए एक हडल है। तो मार्केट लिंकेज को हम लोग जो है वो, है ना, कैसे बढ़ा सकते हैं, तो थ्रू हाट बाजार परियोजना, जिसमें क्या किया जाएगा कि वुमेन के प्रोडक्ट को जो वेंडर होगा वो उनके घर से ही उठाएगा, है ना, वो उनके घर से ही उठाएगा, और
उसको जो है वो मार्केट में जाकर क्या करेगा, तो है ना बेचने का काम करेगा। उसके बाद लखपति दीदी स्कीम जो है वो स्टार्ट किया गया है। अभी तक लगभग 31 लाख जीविका दीदी जो है वो लखपति बन चुकी हैं, ठीक है। मतलब इन जीविका दीदियों ने जीरो लेवल से स्टार्ट किया था, और 31 लाख जीविका दीदी आज के समय में लखपति दीदी स्कीम का फायदा उठाकर है ना लखपति दीदी जो है वो बन चुकी हैं। उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप फाइनेंसिंग, आप लोग देखे होंगे कि जो जीविका दीदी हैं वो अपने आप में एक कमिटी बना लेती हैं, और उस कमिटी में पैसे जो है वो इन्वेस्ट करते रहती हैं। और जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो, यदि किसी के घर में कोई प्रयोजन है, कोई काम है ना, यदि किसी को घर बनाना है, शादी है, ये सब फेस्टिवल्स है, तो इन सब में वो क्या करती हैं, तो इस्तेमाल करती हैं। तो लगभग 1.5 लाख जो है वो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप इस प्रकार का बन चुका है, 1.3 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो बन चुका है। और इन सेल्फ हेल्प ग्रुप ने लगभग 700 करोड़ 700 करोड़ रुपए का जो है वो क्या है, तो आपका लोन जो है वो सैंक्शन किया है सेल्फ हेल्प फाइनेंसिंग के तहत। स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो है वो बिहार गवर्नमेंट का फोकस है। 4.8 लाख यूथ को जो है वो ट्रेन किया गया है, ताकि उसको इनको जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिल सके। तो बहुत ज्यादा काम जो है वो विमेन एम्पावरमेंट और स्किल एंड यूथ डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो फोकस किया जा रहा है। अब हम लोग चलते हैं यूथ और यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डिपार्टमेंट की तरफ। तो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल जो है वो एक नया अलग से डिपार्टमेंट ही बनाया गया है, जिसमें बेसिकली स्किलिंग के ऊपर, और वो स्किलिंग जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, है ना, ठीक है, मतलब जॉब ओरिएंटेड स्किलिंग के ऊपर जो है वो बेसिकली फोकस किया गया। तो इसके लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी जो है वो एस्टेब्लिश किया गया, है ना। 149 जो है वो आईटीआई को अपग्रेड करके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का जो है वो क्या किया गया है, तो बजट में प्रावधान रखा गया है, ठीक है। 149 आईटीआई को अपग्रेड करके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और इनको अपग्रेड करने के लिए जो मेंटर इंस्टीट्यूशन होगा, है ना, मेंटर इंस्टीट्यूशन जो है वो कौन होगा, तो आपका आईआईटी पटना, है ना, कौन सा होगा, आईआईटी पटना मेंटर इंस्टीट्यूशन, ये भी याद रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज के ऊपर फोकस किया गया। आप लोगों को पता है कि टूरिज्म को एक इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है बिहार सरकार ने, तो टूरिज्म को प्रमोट करने के ऊपर फोकस किया गया है। और भी कई सारे योजना, जैसे कि है ना कालाकर पेंशन योजना जो है वो 3,000 रुपया पर मंथ जो है वो सीनियर सिटीजन्स को और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के तहत जो है वो दिया जाएगा। गुरु शिष्य परंपरा योजना में 15,000 रुपया तक जो है वो दिया जाएगा मंथली एड, है ना, 7500, ठीक है, लोगों को जो है वो अभी तक ये मिल चुका है, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बुद्ध सम्यक दर्शन स्तूप योजना, है ना, इसके तहत 550 रुपया करोड़ का जो है वो सीड फंड रखा गया है, ठीक है। इसमें स्तूप दर्शन के लिए जो है वो सरकार जो है वो देगी। अभी एक कुछ दिन पहले कैबिनेट का डिसीजन था कि जो लोग लद्दाख घूमना चाहते हैं उसको 20,000 रुपया जो है वो सरकार अनुदान देगी, है ना, सिर्फ और सिर्फ लद्दाख घूमने के लिए, मतलब टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, बिहार सरकार की बात कर रहे हैं। उसके बाद फिल्म प्रोडक्शन पॉलिसी जो है वो, फिल्म प्रमोशन पॉलिसी जो है वो लेकर आई है बिहार सरकार, जिसमें 30 से अधिक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसमें 13 करोड़ रुपया तक का जो है वो स्कॉलरशिप इसमें दिया गया है ना। अभी स्टार्टिंग में 20 यूथ को। उसके बाद ज्ञान भारतम मिशन, ये ज्ञान भारतम मिशन जो है वो सेंट्रल बजट में था एक्चुअली, है ना। इस सेंट्रल बजट में ज्ञान भारतम मिशन क्या था, कि जो हमारे लिए नेशनल हेरिटेज या फिर है ना प्रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट से रखा गया, यदि हमारे पास कोई मैन्यूस्क्रिप्ट है, कोई डॉक्यूमेंट है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो प्रिजर्व करके रखेंगे अपने आगे आने वाले जनरेशन के लिए। तो प्रिजर्वेशन एंड डिजिटाइजेशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो इसके ऊपर फोकस किया गया है, ठीक है। तो आर्ट कल्चर और हेरिटेज के लिए इतना सारा काम जो है वो हम लोग कर रहे हैं। फिर हेल्थ सेक्टर के लिए क्या सब किया गया है, तो बिहार हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी जो है वो बनाया गया है। इसका नया कैंपस अभी, आप लोग देखे होंगे कि पहले मीठापुर में बस स्टैंड था, वहां से शिफ्ट करके जो है वो, है ना, बैरिया शिफ्ट कर दिया गया, और वहां पर मीठापुर में जो है वो बिहार हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी जो है वो उसकी नई बिल्डिंग बनकर अब तैयार हो गई है, एक तरह से चालू भी हो गई है। उसके बाद कैंसर अस्पताल बना गया है, जिसमें 100 बेड जो है वो लगाए गए हैं, ठीक है। कहाँ पर, तो दरभंगा में, है ना, ठीक है, और दूसरा जो है वो मुजफ्फरपुर में। उसके बाद आयुष के तहत, आयुष मतलब आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध, इन सब के तहत जो है वो सर्विसेज स्टार्ट किए गए हैं अस्पताल में, ठीक है। कहाँ कहाँ पर, तो दरभंगा में आयुर्वेद और बेगूसराय जो है वो शुरू किया गया, होम्योपैथ जो है वो मुजफ्फरपुर में, यूनानी जो है वो, है ना, पटना में। ये सब जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो मेडिसिन के हैं उसको जो है वो शुरू किया गया हेल्थ सेक्टर को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए। आयुष्मान भारत कवरेज को बढ़ाकर 4.12 करोड़ जो है वो बेनिफिशरीज को आयुष्मान कार्ड जो है वो दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी को बेटर करने के लिए 5 न्यू एक्सप्रेसवे जो है वो प्रपोज्ड है ना, प्लान्ड है, ठीक है, बिहार से। रूरल रोड को, ग्रामीण सड़कों को और ज्यादा बढ़ाने के लिए 3,000 किलोमीटर का रूरल रोड जो है वो प्रपोज्ड है, ठीक है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत। उसके बाद अर्बन रोड्स में जो रोड सिंगल लेन है उसको डबल लेन करना, चौड़ीकरण करना, ठीक है, या फिर और ज्यादा लेन्स जो है वो लेकर आना, वो प्रपोज्ड है। 226 नए प्रोजेक्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिटी कनेक्टिविटी में प्रपोज्ड है, जिसका कुल बजट जो है वो कितना है, 38,700 करोड़
करोड़ रुपया जो है वो जिसका कुल बजट है, जिसमें आप देख सकते हैं जैसे जेपी गंगा पथ है ना। जेपी गंगा पथ 36 किलोमीटर लगभग जो है वो बनाया गया है, दीघा से लेकर कहाँ तक, कोइलबर तक। एयरपोर्ट दरभंगा जो है वो है ना, उसका उद्घाटन किया गया। ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में के रूप में इसको अपग्रेड करने की जो है वो मांग चल रही है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट शुरू किया गया सुल्तानगंज के, भागलपुर में, सोनपुर में है ना, सारण में। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है वो स्टार्ट किया गया है, ठीक है। उसके अलावा सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव्स क्या सब है, तो जैसे दिव्यांग जनों को सपोर्ट करने के लिए 28,000 सॉरी बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा जो है वो दिया गया है ना, ठीक है। 2022 से लेकर 2026 के बीच में दिव्यांग जन सिविल सर्विस इंसेंटिव दिया जा रहा है। यदि प्रीलिम्स पास कर जाते हैं तो 50,000 रुपया मिलेगा, मेंस पास कर जाते हैं तो 1 लाख टका जो है वो मिलेगा, है ना, दिव्यांग जनों को सिविल सर्विसेज इंसेंटिव स्कीम के तहत। उसके बाद मुख्यमंत्री दिव्यांग जन उद्यमी योजना शुरू किया गया, जिसमें 10 लाख रुपए तक का जो है लोन दिया जाएगा। और ये लोन जो है वो कैसा होगा, कोलेटरल फ्री लोन होगा, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप को जो है वो बूस्ट करने के लिए। फिर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जो है वो दिया जाए, जिसमें 5,000 रुपया दिया दिया जाएगा, है ना, फीमेल मेंबर्स के या कन्याओं के जो है वो विवाह में। अभी तक 31,000 कन्याओं के विवाह में जो है वो इस प्रकार का सपोर्ट प्रोवाइड किया जा चुका है। परवरिश योजना शुरू किया गया, जिसमें 15,500 बच्चों को जो है वो अभी तक इसका लाभ जो है वो मिल चुका है। बेसिकली ये बच्चे वो हैं जो कोविड-19 के तहत जो है वो क्या हो गए थे, तो अनाथ हो गए थे, ठीक है। उसके बाद बिहार शताब्दी योजना जो है एड वेलफेयर, है ना, शुरू किया गया, जिसमें 1,500 रुपया जो है वो प्रति माह दिया जाएगा, है ना, असिस्टेंस के रूप में। उसके बाद ओल्ड एज होम जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो सहारा के नाम से ये स्टार्ट किया गया है। सिविल सर्विसेज इंसेंटिव स्कीम, आप लोग को ये बात पता ही है कि जो लोग यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे उनको 1 लाख रुपया, और बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने पर 50,000 रुपया जो है वो दिया जाएगा सिविल सर्विसेज प्रोत्साहन स्कीम के तहत। फिर जन नायक कर्पूरी ठाकुर हॉस्टल स्कीम स्टार्ट किया गया, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, है ना, रेसिडेंशियल हॉस्टल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जहां पर खाने की, रहने की उत्तम व्यवस्था की जाएगी। एक हॉस्टल हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है वो होना चाहिए कम से कम। फिर सावित्री बाई गर्ल्स फुले जो है वो करने का प्लानिंग किया गया है कि 100 बेड का, है ना, हॉस्टल स्कूल, मतलब रेसिडेंशियल स्कूल सावित्री बाई फुले गर्ल्स हॉस्टल जो है वो एंड स्कूल जो है वो प्लान किया गया, जिसमें कम से कम जो है वो 100 महिलाएं या 100 बच्चियां जो है वो रहकर पढ़ सकें। हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसको स्टार्ट किया गया। उसके अलावा एल्डरली वेलफेयर स्कीम्स है हमारे पास कुछ, ठीक है, जैसे ह्यूमन होम बेस्ड हेल्थ सर्विसेज। अब घर पे बैठकर टेली मेडिसिन के तहत जो है वो, है ना, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत जो है वो हम लोग मेडिसिन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 7 निश्चय पाठ का सबसे अंतिम वाला जो आपका निश्चय है, पार्ट 3 का 7वां, सबका सम्मान जीवन आसान के तहत ये सर्विस स्टार्ट किए गए हैं, है ना। माननीय, है ना, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी जो है वो इसको स्टार्ट करके गए थे। उसके बाद प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एट होम, जो 80 साल के अधिक वृद्ध लोग हैं, जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में विजिट नहीं कर सकते हैं, है ना, तो उनको घर पर ही आकर जो है वो, है ना, जो सब रजिस्ट्री डिपार्टमेंट के जो रेवेन्यू जो ऑफिसर्स होंगे या क्लर्क्स होंगे, वो आकर रजिस्ट्री का सारा प्रोसेस जो है वो घर पे करेंगे। तो ये एल्डरली वेलफेयर स्कीम जो है वो एक तरह से स्टार्ट किया गया। स्पोर्ट्स डेवलपमेंट में बिहार सरकार बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया बिहार में 3 जगहों पर, याद रखना है कहाँ कहाँ किया गया था, पटना में इसका सेंटर, राजगीर में और गया में, है ना। बिहार के खिलाड़ियों ने इसमें 36 मेडल जो है वो जीते, है ना। 7 जिसमें से क्या थे, तो आपके गोल्ड मेडल्स थे। और उसके अलावा भागलपुर और बेगूसराय में, तो ये 5 जगहों पर, सॉरी 3 बोल दिए, है ना, 5 जगहों पर जो है वो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। कुल मिला के 36 मेडल जो है वो बिहार ने जीता, जिसमें 7 गोल्ड मेडल जो है वो शामिल थे। उसके अलावा इंटरनेशनल इवेंट जो है वो राजगीर में होस्ट किया गया। कौन कौन से, जैसे अंडर 20 एशिया रग्बी चैंपियनशिप, एशियन हॉकी चैंपियनशिप, जिसमें जो है ना हम लोग जीत गए थे, मतलब इंडिया जो है वो जीत गई थी। उसके अलावा स्पोर्ट्स क्लब जो है वो स्टैब्लिश किया गया, 154 नगर पंचायत में स्पोर्ट क्लब स्टैब्लिश किया गया। 8,053 ग्राम पंचायत में जो है वो स्पोर्ट्स क्लब स्टैब्लिश किया गया। बेसिकली इसमें फील्ड बनाया जाता है, ओपन जिम होता है इसमें, है ना, ठीक है। फुटबॉल का कोर्ट जैसा बनाया जाता है, जिसमें वो होता है ना, ठीक है। तो ये सब सारा जो है वो स्टैब्लिश किया गया। उसके अलावा 5,341 प्ले ग्राउंड्स जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनका जो है नवीनीकरण करना है ना। जैसे मेरे ही पंचायत में अभी, तो मतलब 3-4 पंचायत मिला के अभी लगभग 20 लाख रुपया जो है वो दिया गया है शायद, है ना, ठीक है, इसके प्ले ग्राउंड्स को जो है वो रिन्यू करने के लिए। कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट्स भी किए गए हैं, जैसे 574 करोड़ रुपया जो है वो दिया गया, जिसमें 100 एकड़ भूमि आइडेंटिफाई किया गया है, कहाँ पर, डुमरी पटना में, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ और सिर्फ अच्छा करने के लिए। तो वहां पर एक स्पोर्ट्स सिटी जो है वो बनाया जा रहा है ना, 574 करोड़ रुपया के, है ना, सहयोग से। नए फैसिलिटीज स्टार्ट किए गए हैं, जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी जी हैं, उन्होंने आदेश दिया है कि जो हमारा स्टेडियम है पटना में, है ना, उस स्टेडियम का काम जो है वो रेनोवेशन का काम जल्द से जल्द, है ना, खत्म कर लिया जाए, ताकि यहाँ पर भी इंटरनेशनल स्तर के मैच जो है वो कराए जा सके। 477 करोड़ रुपया जो है वो अप्रूव किया गया है स्टेडियम और, है ना, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 14 लोकेशन के ऊपर 13 डिस्ट्रिक्ट में।
कुछ फ्यूचर इवेंट्स भी बिहार में होने हैं, जैसे जैसे 2026 का है ना हॉकी प्रो लीग जो है वो बिहार में होगा, 2028 में नेशनल यूथ गेम्स जो है वो बिहार में होगा, 2030 में हॉकी वर्ल्ड कप और कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो है ना बिहार में संभावित है कि होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में कहाँ हो रहा है आपको पता है? गुजरात में, है ना, अहमदाबाद में। कहाँ पे हो रहा है? गुजरात अहमदाबाद में। तो उसमें हॉकी वर्ल्ड कप और कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो कुछ गेम्स जो है वो बिहार में होने का अनुमान है। 2034 के नेशनल गेम्स जो है वो भी बिहार में होने का अनुमान है। अब चलते हैं हम लोग साइंस टेक और एजुकेशन के सेक्टर में। तो साइंस टेक और एजुकेशन के सेक्टर में यदि हम लोग बात करें तो स्पेस एजुकेशन के लिए 39 करोड़ रुपया दिया गया, जिसमें डिजिटल प्लेनेटोरियम बनाना, जैसे पहले पटना में था है ना प्लेनेटोरियम, तारामंडल जिसको बोलते हैं, उसके बाद अलग अलग राज्य अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बनाया गया, जैसे दरभंगा में भी बनाया गया है ना। तो ये प्रपोज्ड है अब कहाँ पर? पश्चिम पूर्वी चंपारण में, जमुई में और पूर्णिया में, है ना, स्पेस सेंटर या प्लेनेटोरियम बनाना। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज स्टैब्लिश करना है, कहाँ पर? बगहा में। इसके लिए 73 करोड़ रुपया जो है वो दे दिया गया। जियो स्पेटियल पॉलिसी लाया गया है, जो कि बिरसैक से अप्रूव करके है ना ये जो है वो काम करेगी। बेसिकली इसमें जो है वो है ना वेदर फोरकास्टिंग ये सब जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। स्टार्टअप सपोर्ट दिया गया है, यदि कोई टेक्निकल एजुकेशन के फील्ड में काम करना चाहता है तो स्टार्टअप सपोर्ट जो है वो मिलेगा। 46 करोड़ रुपए का अनुदान इसके द्वारा दिया जाएगा। किसके द्वारा? एनआईटी पटना के द्वारा, है ना। तो ये सब पॉइंट्स जो है वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद टूरिज्म डिपार्टमेंट के बारे में यदि हम लोग चर्चा करते हैं तो टूरिज्म को बिहार गवर्नमेंट ने एक इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है ना, आज से 2 साल पहले। तो टूरिज्म के ऊपर जो है वो बिहार सरकार बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। और यहाँ पर कुछ स्कीम है वो, जैसे पहला स्कीम है स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0, जिसमें 2428 लाख रुपया जो है वो प्रपोजल है, जिसमें है ना 2428 लाख रुपया प्रपोज्ड है। और ये सोनपुर मेला, मतलब जो सारण में लगता है, बेसिकली गैंग्स ऑफ द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा एंड सोन, ठीक है, तो उसको जो है वो और ज्यादा अच्छा बेहतर करने के लिए जो है वो फोकस किया जा रहा है। उसके अलावा प्रसाद स्कीम है, जिसमें 1300 रुपया खर्च करके बेसिकली अंबिका भवानी टेम्पल जो सारण में है इसको डेवलप किया जाएगा प्रसाद स्कीम के तहत। उसके बाद बुद्धिस्ट मेडिटेशन सेंटर गया में बनाने के लिए 165 करोड़ रुपया जो है वो हम लोग खर्च कर रहे हैं। मत्स्य गंधा लेक जो सहरसा में, इसके डेवलपमेंट के लिए जो है वो हम लोग फोकस कर रहे हैं। अभी जस्ट टूरिज्म में आप लोगों ने ये भी पढ़ा था, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कि 20,000 रुपया प्रति व्यक्ति जो है वो देगी, है ना, लद्दाख विजिट करने के लिए गवर्नमेंट। उसके बाद इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज में क्या सब हो रहा है। अब देखिए, जो आपको पता है कि 2070 तक हम लोगों ने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के तहत, है ना, एनडीसी होता है, आप लोगों को पता होगा, जब हम लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में जाते हैं तो एनडीसी जो है वो उसके ऊपर जोड़ होता है, मतलब कोई सरकार क्या क्या कर रही है अपने यहाँ, है ना, ग्रीन इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए या ग्रीन इकोनॉमी को और ज्यादा जो है वो सुदृढ़ करने के लिए। तो उसमें हम लोगों ने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के तहत ये कहा है कि 2070 तक जो है वो हम लोग कार्बन फ्री हो जाएंगे, मतलब नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव कर लेंगे। तो बिहार सरकार भी इसके प्रति जो है वो अग्रसर है। और एक रोड मैप बनाया गया है कि कैसे क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो कार्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो या पाथवे जो है वो बनाया जाएगा, है ना, और 2070 तक नेट जीरो टारगेट को जो है वो क्या किया जाए तो अचीव किया जाए। इसके तहत रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट पावर प्लांट्स जो है वो लगाए गए हैं, है ना, जिसमें 1.1 किलोवाट कैपेसिटी है उसका। और इसको जो है वो 100% सब्सिडी के तहत जो है वो एक तरह से लगाया गया 58 लाख बीपीएल घरों में, है ना। तो ये एक तरह से जो है वो क्लाइमेट चेंज को हेल्प करने, मॉनिटर करने में और उसको कम करने में, दोनों में जो है वो एक तरह से हमारा क्या करेगा तो हेल्प करेगा, है ना। बिहार सरकार जो है वो दैट इज कमिटेड फॉर अ ग्रीन रेजिलियंट, है ना, फ्यूचर, ठीक है। उसके अलावा और यदि हम लोग देखें, सॉरी, उसके अलावा यदि हम लोग और देखें तो ठीक है, रोहतास और कैमूर में जो है वो इको टूरिज्म पार्क डेवलप किया गया है, ठीक है। बरेला झील है वैशाली में, ठीक है, उसको डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा भी आप जस्ट आप लोग देखे थे कि दो जो है वो है ना नए हमारे बिहार में जो है वो क्या बने हैं तो रामसर साइट बने हैं, ठीक है। गोगा बिल लेक सेंचुरी जो कटिहार में और कांवर ताल जो बेगूसराय में, इसको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो डाला गया है। 6 वेटलैंड जो है वो अब बिहार में आपके डिक्लेयर हो गए हैं। कौन कौन से हैं? कांवर ताल बेगूसराय में, नागी नकटी, ठीक है, बर्ड सेंचुरी जमुई में, उदयपुर झील कहाँ पर है? बेतिया में, गोगा बिल कटिहार में, गोकुल रिजर्वायर जो है वो कहाँ पर है आपका तो बक्सर में। तो 6 वेटलैंड्स जो है वो डिक्लेयर हो गए हैं। इसमें से नागी और नकटी जो है वो आर्टिफिशियल है ना, ये पूछा जाता है। उसके बाद बिहार हेरिटेज ट्री ऐप लॉन्च किया गया है ना। इसमें क्या होगा कि जो पुराने बहुत पुराने पेड़ हैं, ठीक है, और इनका क्या किया जाएगा, मैपिंग किया जाएगा और इनको कंजर्व करने के ऊपर जो है वो फोकस किया जाएगा। हेरिटेज ट्री ऐप, हेरिटेज मतलब क्या होगा कि जो बहुत पुराने आपके पेड़ हैं इसको कैसे भी करके हमें क्या करना है तो कंजर्व करना है। तो 15,000 ट्रीज जो है वो ऐसे करके डॉक्यूमेंट किए गए हैं, जिसमें 1,500 जो है वो क्या है तो यूनिक ट्रीज हैं, है ना। और इसमें 32 ट्रीज को तो जो है वो हेरिटेज ट्री डिक्लेयर कर भी दिया गया है, ठीक है। तो 15,000 ट्रीज तक का जो है वो लक्ष्य रखा गया है ऐसे पुराने पुराने वृक्षों को प्रोटेक्ट करने के लिए। 101 बायोडाइवर्सिटी रिच साइट्स जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसको बायोडाइवर्सिटी रिच साइट्स आइडेंटिफाई करके वहां पे जो लोकल
है ना, जीव जंतु होंगे, जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, ठीक है, या फिर उस लोकल के, उस एरिया के जो इंडेमिक फ्लोरा एंड फाउना होंगे, उनको क्या किया जाएगा, तो प्रोटेक्ट किया जाएगा। इको टूरिज्म के ऊपर फोकस किया गया, जैसे गया में पार्क, है ना, ठीक है, बराबर केव्स जो जहानाबाद में है, ठीक है, कैमूर में जो इको पार्क है, ठीक है, ऋषि आश्रम मुंगेर में, तेलहर कुंड वाटरफॉल, इन सबको जो है वो प्रमोट करने के लिए और उनका, है ना, रिवैम्प करने के लिए उनको जो है फोकस किया गया। इसके बाद इलेक्शन कमीशन भी कुछ जो है वो, ठीक है, इनिशिएटिव्स स्टार्ट की थी, जैसे बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है वो कराया गया था। 30 सितंबर 2025 को फाइनल पब्लिकेशन हुआ था। उसके बाद 243 कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी रिसेंटली जो है वो इलेक्शन कंडक्ट कराया गया था, ठीक है। उसके बाद वोटर टर्नआउट जिसमें 67.2% रहा था, वुमेन टर्नआउट मैक्सिमम 71.7% रहा था। तो ये सब करंट अफेयर्स में जो है वो सर आपको पढ़ाएंगे। तो ये कुल जो है वो हमारा बजट का एक तरह से विजनरी डॉक्यूमेंट था, जिसमें हम लोगों ने बजट के की प्रोविजंस को देखा, कौन से एरिया में हम लोग कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है ना। और उससे पहले हम लोगों ने देखा कि बजट के जो स्टैटिक प्रोविजंस हैं, कि बजट में और क्या क्या हमें जो है वो पूछा जा सकता है स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर। इतना सारा पॉइंट्स जो है वो हम लोग ने आज क्लास में जो है वो डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये जो है वो बिहार बजट के बारे में है, इससे ज्यादा जो है वो आपको बजट में नहीं पूछा जाएगा। तो डेटा फैक्ट्स जो है वो आप याद रखिए, और उसके अलावा जो स्टैटिक पोर्शन है इसको जो है वो आप कंप्लीट कर लीजिए, तो बजट जो है वो एक तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके ऊपर कुछ सवाल जो है वो जरूर बना लीजिए आप लोग, है ना। तो इतना सारा पॉइंट करने पे हमारा बजट जो है वो एक तरह से समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? समाप्त करें? समाप्त करें। तो अब समय जो है वो बहुत कम रह गया है, लगभग जो है वो 29 दिन का समय बच रहा है आप लोगों के पास। तो स्टैटिक को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिवाइज करें, और जो आपका करंट अफेयर्स है उसके ऊपर जो है वो सवाल सॉल्व करते रहें। जितना सॉल्व करेंगे करंट अफेयर्स का सवाल, क्योंकि करंट अफेयर्स का कोई लिमिट नहीं है, तो इसलिए जितना ज्यादा सवाल सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा जो है वो आपको हेल्प मिलेगा, है ना। ठीक है। और स्टैटिक का अब नया चीज पढ़ने का समय चला गया है। स्टैटिक में जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे वही जो है वो काम आएगा, स्पेशली हिस्ट्री, है ना, बायोलॉजी, बिहार स्पेसिफिक, ये तीन चीज तो बहुत अच्छे से जो है वो आप लोग रिवाइज करके जाइएगा। स्पेसिफिकली साइंस में बायोलॉजी का क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछने की उम्मीद है, तो हो सकता है कि वो आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो की कॉन्सेप्ट है कम से कम वो क्लैरिटी के साथ जो है वो प्रिपेयर करके आप लोग को जाना है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, है ना। क्लियर करें।